निक ने खाली कैंपों पर एक नजर भी नहीं डाली और धीरे धीरे हवा में उड़कर अपने आइलैंड पर वापस चला गया। जब उसने देखा कि बंधक ठीक है, उसने पूरे ग्रुप की नजरें देखी और निराशा में आह भरी। वे साफ तौर पर नहीं समझ पाए कि उसने जो किया उसका मकसद क्या था और उन्होंने इसे सिर्फ क्रूरता का काम समझा। सच तो ये था कि निक को इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आया और उसने सिर्फ वही किया जो उसे जरूरी लगा। दया तब अच्छी होती है जब इसे पाने वाले लोग इस बात की कद्र करते हैं कि उन्हें क्या दिया गया है, लेकिन उन वॉरबैंड जैसे लोगों को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। निक गवाहों के ग्रुप को ये बात समझाने वाला नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि यह समय की बर्बादी होगी, क्योंकि उन्होंने इस मामले पर पहले ही अपना फैसला सुना दिया था। जो लोग जानते थे कि सीरियस जैसा बार बार आने वाला दुश्मन कितना दर्द दे सकता है, वे इस बात को लेकर साफ थे कि खतरों को जल्दी से खत्म करना जरूरी है, जबकि बाकी लोग अभी भी दुनिया के काम करने के तरीके में फंसे हुए थे। निक ने इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि इस रस्म को सिर्फ 4 महीने ही हुए थे। उस समय की बात करें तो अगले हफ्ते हॉगवर्ट्स का अगला स्कूल साल आने वाला था और इस मामले में मिनिस्ट्री में दिक्कतें आने लगी थीं। देखिए, मिनिस्ट्री को आखिरकार यह बात बहुत बुरी लग गई थी कि स्कूल कैसे चलता है, इसमें उनकी कोई राय नहीं होती और अब वे जबरदस्ती उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने डम्बलडोर को हेडमास्टर के पद से निकलवाने की कोशिश की ताकि वे स्कूल का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके, लेकिन जैसे ही उन्होंने कोशिश की, उन्हें बुरी तरह मना कर दिया गया। बूढ़े जादूगर को इस मामले पर खुद कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि आइल्स की ज्यादातर जादूगर कम्युनिटी ने बगावत कर दी और मिनिस्ट्री के कंट्रोल वाले एरिया से बाहर निकलने लगे। मिनिस्ट्री जैसी सरकारी संस्था के लिए यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कोई भी नया कानून या तरीका कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। इससे मिनिस्ट्री की मौत की घंटी बज गई, क्योंकि जब उसके बाकी कर्मचारियों को एहसास हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भविष्य नहीं है, तो वे भी अलग होने लगे। निक्स और डम्बलडोर दोनों की बस्तियां अचानक नए लोगों के आने से बहुत बढ़ गई, जिन्होंने खुद को आइल के दोनों तरफ बांट लिया। आइल्स पर दोनों बस्तियों की लोकेशन के बारे में मजेदार बात यह थी कि हॉगवर्ट्स और डम्बलडोर्स का इलाका स्कॉटिश हाईलैंड्स में बहुत उत्तर में था, लेकिन निक्स का आइलैंड और बस्ती असल में आइल के निचले हिस्से के पास दक्षिण में बहुत दूर थी। इसलिए आप आइल को बीच में से बांट सकते थे और दोनों तरफ काम करने के लिए बराबर जमीन होती। आप सोच सकते हैं कि अलग अलग बैकग्राउंड से इतने सारे नए लोग आने से दोनों बस्तियों की कमियों को पूरा करने में मदद मिली, लेकिन आप गलत होंगे। ये सच था कि कुछ कमियां पूरी हो गईं, लेकिन सच तो ये था कि कुछ समस्याएं और भी बड़ी हो गईं। जैसे खाना और रहने की जगह अब दोनों बस्तियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि अचानक हजारों और लोगों को खाना खिलाना और घर देना होगा। इसमें वह बुरा सपना भी शामिल नहीं था जो इन लोगों के बस्तियों में आने के लिए जंगल पार करने की हिम्मत दिखाने की वजह से हुई मौतों की संख्या थी। निक ताकतवर और काबिल था, लेकिन उसकी भी एक लिमिट थी कि वह एक बार में कितना काम कर सकता है, बदले में अपनी पर्सनल ग्रोथ को नजरअंदाज किए बिना। अफसोस की बात है कि निक को अपने अब के शहर के लिए एक असली सरकारी सिस्टम लगाना पड़ा ताकि उसे काम का एक बड़ा हिस्सा छीनकर अलग अलग लोगों में बांटा जा सके। एडवेंचरस गिल्ड मास्टर के तौर पर सीरियस अब उन सरकारी कामों का इंचार्ज था जिनकी वह बहुत शिकायत करता था। पसी को इकोनॉमिक्स का इंचार्ज बनाया गया, क्योंकि वह ऑर्डर और कड़ी मेहनत का पक्का था, इसलिए वह ढिलाई नहीं बरतता था। कुछ मुगलों के पास भी सरकारी पद थे जो खाने और दूसरी चीजों के काम को कवर करते थे। निक बेशक इस सरकार के हेड थे, लेकिन अब उनके पास पूरी अथॉरिटी नहीं थी, जिससे उनका काफी समय बच गया। ज्यादातर प्रॉब्लम के लिए अब उन्हें उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचने और उन्हें लागू करने में समय नहीं लगाना पड़ता था, इसलिए वे अपने डोमेन को समझने में अपना पूरा समय लगा पाए, बजाय इसके कि वे लगातार सेटलमेंट पर काम करते रहें। उन्होंने अपने कम्युनिकेशन टावर बनाने और उन्हें लागू करने की स्पीड भी बहुत तेज कर दी। सितंबर के आखिर में निक के कम्युनिकेशन ब्रेसलेट की रेंज पूरे आइलैंड के लगभग 1/4 हिस्से में थी और यह अभी भी बढ़ रही थी। ज्यादा सही कहूं तो निक ने अपने इलाके से लेकर हॉगवर्ट्स तक सिग्नल टावरों की लगभग सीधी लाइन बना ली थी ताकि डम्बलडोर से बात करने का एक तेज तरीका मिल सके। पहले चिट्ठियां भेजना ठीक था, लेकिन आमतौर पर इसमें बहुत ज्यादा समय लगता था, क्योंकि एक इमरजेंसी उल्लू को भी आधे आइल से पहुंचने में कई घंटे लग जाते थे, पूरे आइल तक पहुंचने में तो और भी कम। इतने समय में जो भी दिक्कत थी वह शायद पहले ही हल हो चुकी होगी और इसलिए मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह नया तरीका काफी तेज था, क्योंकि मैसेज भेजने से लेकर आइलैंड के दूसरी तरफ से मिलने में ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट की देरी होती थी। ये फोन या ऐसी किसी चीज जितना तेज नहीं था, लेकिन फिर भी यह चिट्ठियां भेजने के लिए उल्लुओं का इस्तेमाल करने से कहीं बेहतर था।
दायरे में एक बदलाव भी हुआ था जिसकी निक ने इतनी जल्दी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन दायरे के पानी में एक आत्मा के बनने के रूप में यह एक अच्छी बात थी। इस दुनिया में पैदा होने वाला पहला असली डेड्रा, और यह एक दिलचस्प बात थी। वह जीव इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों जैसा डेड्रा था, लेकिन वह किसी भी ऐसे डेड्रा जैसा नहीं दिखता था जिसके बारे में उसने कभी पढ़ा हो। उसका शरीर पतला सांप जैसा था, जिस पर स्केल्स की जगह पंख थे और उसे उठाने के लिए 6 छोटे लेकिन मजबूत दिखने वाले पैर थे। सिर चील का था, लेकिन उसकी चोंच काली और दांतेदार थी और उसके ऊपर एक घुमावदार सींग था। डेड्रा की लंबी पूंछ भी मेंटिकोर या बिच्छू जैसी थी और उसके पीछे मुड़ी हुई थी। पूरा जीव हल्के लाल रंग का था और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। निक सच में शिकायत नहीं कर सकता था क्योंकि सभी डेड्रिक जीव बुरे दिखते हैं, चाहे वे किसी भी लोक से हों। लोक के पानी से बाहर निकलने के बाद वह जीव बिना किसी असली मकसद के इधर उधर घूमने लगा। मुझे लगता है कि ऐसा होना ही था क्योंकि यह अपनी तरह का पहला जीव है और इसमें बाहर से कोई स्टिमुलेशन नहीं है। निक ने उस जीव को कुछ देर देखते हुए सोचा। उसे बेकार की हरकतें करते देखकर बोर होने के बाद निक ने जीव का रिएक्शन टेस्ट करने के लिए एक वेरिएबल पेश किया, जो जमीन से ही एक बदले हुए सुअर के रूप में था। तुरंत रिएक्शन हुआ क्योंकि उस जीव ने सीधे और बुरी तरह से ट्रांसफिग्रेशन पर हमला किया, उसे अपनी पूंछ से मारा और अपनी चोंच से उसका पेट फाड़ दिया। ट्रांसफिग्रेशन खत्म होने के बाद जीव अपने शिकार के गायब होने पर गुस्सा हो गया और उसने अपने आसपास की चीजों पर बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। ये चीज पक्का डेड्रिक तरीके से काम करती है, इतनी हिंसक और आसानी से गुस्सा होने वाली है। निक ने मजे में सोचा, फिर अपना दूसरा शरीर जीव के सामने ये देखने के लिए लाया कि वह कैसे रिएक्ट करेगा। निक के सामने आते ही जीव एकदम से जम गया और सीधे हार मान ली। उम्मीद तो है ही, तुम्हारे जैसे नए डेड्रा के लिए भी हायरार्की तुम्हारे अंदर ही बसी हुई है। तुम जा सकते हो, निक ने शांति से कहा और उस जीव को भगा दिया जो उसकी बात समझकर जल्दी से भाग गया। सभी डेड्रा, यहाँ तक कि उस जैसे जानवर भी काफी समझदार थे, इसलिए निक को हैरानी नहीं हुई कि उसने उसका हुक्म माना। जहाँ तक उस डेड्रा की बात है, वह एक देवता था और उसकी बात नहीं माननी चाहिए। अपने इलाके के पानी को देखते हुए निक सोच रहा था कि एक सच्चा ड्रेमोरा कब पैदा होगा ताकि वह देख सके कि बाकी ज्यादातर से क्या उम्मीद की जाए। ये सच में एक इत्तेफाक था, इसलिए जब तक ऐसा नहीं हुआ तब तक पक्का पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। निरन में कई लोगों को ये गलतफहमी थी कि पानी में हमेशा नए डेड्रा बनते रहते हैं, लेकिन सच तो ये था कि उनमें से ज्यादातर वही डेड्रा थे जिन्हें मारे जाने के बाद खुद को फिर से बनाना पड़ा था। सच में नए डेड्रा बहुत कम होते हैं और कोई भी 10 साल में ऐसी एक भी घटना देख ले तो किस्मत अच्छी होती है। हालांकि ये जल्दी या बाद में हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पानी में पुराने डेड्रा कितनी बार खुद को फिर से बनाते हैं। अपने दायरे के लिए निक को पूरा यकीन था कि अब जब उसका दायरा उन्हें पैदा करने की हद पार कर चुका था, तो वह हर कुछ महीनों में कम से कम एक नए डेड्रा की उम्मीद कर सकता था। उस थोड़ी सी उत्तेजना के बाद निक अपने डोमेन पर वापस चला गया, जबकि ज्यादातर छोटे डेड्रा को उसके हाल पर छोड़ दिया। उसने सुनहरे सेब के पेड़ को खोजने के बाद उस पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन निक की सजा के तौर पर उस हिंसक चीज को उड़ाने के बाद उसने दायरे में उस जगह से बहुत ज्यादा भेदभाव के साथ बचना शुरू कर दिया। क्या शानदार क्राफ्टिंग स्टाइल है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हेफेस्ट ने निहाई पर रखी सुनहरी अंगूठी देखकर खुशी से झूम उठी, जिसे निक ने अभी अभी उसके सामने बनाया था। डेड्रा को पैदा हुए 1 हफ्ता हो गया था और निक ने तय किया कि उसे देवी को अपनी क्राफ्टिंग स्टाइल दिखाने में देर नहीं करनी चाहिए। ये साफ हो गया था कि वह शायद लंबे समय तक उसकी जिंदगी का हिस्सा रहने वाली है, इसलिए उसके राज आखिरकार उसे पता चल ही जाएंगे। निक ने जो किया और कैसे किया, ये जानने के लिए वह उसे हर समय परेशान करती रहती थी, लेकिन निक ने उसे सीधे दिखाने का फैसला किया ताकि वह आराम कर सके और शांति से क्राफ्ट कर सके। ये हमें उस पल में वापस ले जाता है जब वह उसे अपना पहला क्राफ्टिंग स्टाइल सेलिब्रिम्बोर स्टाइल दिखा रहा था। टेक्निकली इस स्टाइल का नाम बदला जा सकता था क्योंकि एल्फलॉर्ड के अनुसार निक ने इसे पहले ही बदल दिया था, इसलिए अब इसे वही चीज नहीं माना जा सकता। निक ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि स्टाइल को जो ओरिजिनल नाम मिला था वह उसका नाम ही रहेगा, चाहे वह कुछ भी बन जाए, इसलिए ओरिजिनल नाम अब भी वही है। वैसे भी देवी इस स्टाइल से पूरी तरह खुश थी, भले ही इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो निक ने उन्हें अभी तक नहीं दिखाया था। मुझे हैरानी नहीं है क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ स्पिरिचुअल मैजिक का बहुत कम इस्तेमाल होता है और यह बात आपके जमाने में भी सच थी। उसने शांति से कहा,
हम में से ज्यादातर लोग सोचते थे कि आत्माओं के साथ छेड़छाड़ करना बहुत खतरनाक है और इसलिए हमने इस फील्ड को नजरअंदाज कर दिया। हैडीज ही अकेला था जो इससे अलग सोचता था, लेकिन कई लोगों ने बस यह मान लिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इसका उसके डोमेन से कोई लेना देना था। हेफेस्ट्स ने ईमानदारी से कहा, आज भी ज्यादातर यही सोच है, इसलिए कई तरह से मुझे इस फील्ड में पायनियर माना जा सकता है क्योंकि मैं अभी भी आत्माओं के बारे में नई चीजें सीख रहा हूँ। जैसे उस वॉर बैंड से मैंने जो 1000 से ज्यादा आत्माएं ली थी, उनमें से कुछ ने बिना किसी साफ वजह के मेरी पावर का विरोध किया था। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? उसने हैरानी से पूछा और उसने सिर हिलाया। शायद आत्माएं क्राफ्टिंग में इस्तेमाल के लिए रिसर्च के लायक हैं। उसने ऐसे चमकते हुए कहा जैसे उसे अचानक कोई ज्ञान मिल गया हो। इस स्टाइल का बेस बनाने के लिए जो तरीका अपनाया गया था, वह था जादू की अंदरूनी ताकत और उससे जुड़ाव जो सभी आत्माओं में होता है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए अपने ज्ञान को प्रोजेक्ट करके कोई भी एक तरह की छाप बना सकता है जो किसी चीज को पूरी तरह से बांधती है और उसमें बहती है। इस तरह एक ऐसा जादू पैदा होता है जो चुने गए ज्ञान के असर जैसा होता है। निक ने समझाया और हेफेस्ट एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने एक उंगली उठाई जो तेज लाल और सुनहरे रंग में चमक रही थी और निक को लगा कि उसकी अपनी आत्मा का वजन उसके शरीर पर पड़ रहा है, जिससे वह बहुत असहज हो गया। फिर उसने अपनी उंगली निहाई पर लगी अंगूठी पर दबाई और निक ने तुरंत एक शील्ड बनाकर उन्हें ढक दिया, क्योंकि अंगूठी अलग अलग एनर्जी और उनके ओवरलोड होने से फट गई। हेफेस्ट ये देखकर भौंचक्का रह गया। ये क्यों फटा? उसने कंफ्यूज होकर पूछा क्योंकि उसने उसकी बात एकदम सही मानी थी। मुझे कुछ नियम समझाने चाहिए थे जिन्हें पहले समझना जरूरी है। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आसान तरीके से समझाने के बाद बेसिक बातें समझ जाओगी, निक ने आह भरते हुए कहा। फिर उन्होंने क्राफ्टिंग स्टाइल के साथ आने वाले नियम समझाए, जैसे कि खत्म हो चुके एन्चेंटमेंट को जोड़ा नहीं जा सकता, साथ ही यह भी कि एन्चेंटमेंट को आइटम में धीरे धीरे कैसे डालना है, न कि एक साथ डालना है, क्योंकि अगर यह काफी मजबूत नहीं हुआ तो यह आइटम को नुकसान पहुंचाएगा या पूरी तरह से नष्ट कर देगा। कुछ और नियम भी थे जो उन्होंने बताए जो ऑर्गेनिक मटेरियल एन्चेंटमेंट से जुड़े थे। साथ ही कुछ चीजें जो उन्होंने क्राफ्टिंग के अलावा स्टाइल के बारे में खोजी थी, जैसे सोल सेंस। हेफेस्ट एक बेवकूफ और तेजी से सीखने वाली थी, जिसके बारे में निक को पक्का नहीं पता था कि वह भगवान थी या नहीं, लेकिन उसने उसे कुछ ही घंटों में स्टाइल की बेसिक बातें समझने में मदद की। उसके बाद उसने उसे और भी एडवांस टेक्निक दिखाई, जैसे बॉडी डिस्पर्सल फोर्जिंग टेक्निक और एचेंटमेंट चेन, जो कई चीजों को एक साथ जोड़कर एक मुश्किल एचेंटमेंट बनाती है। जब उसने उसे वो पाठ सिखा दिए जो वह सिखा सकता था, तो उसने चुपके से उसके गाल पर किस करके उसे सरप्राइज कर दिया। उस आसान सी बात ने उसके दिमाग को बाकी दिन के लिए उलझन में डाल दिया, जिससे वह बहुत खुश हुई। निक को पता था कि वह उससे कितना प्यार करती है और माना कि उसे भी थोड़ा वैसा ही महसूस होता था, भले ही उसने ऐसी चीज को रोकने की बहुत कोशिश की हो। जब से उस जैसा दुश्मन आसपास हो तो उससे जुड़ना कम से कम कहने की सलाह तो नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें कंट्रोल करने की काबिलियत से बाहर होती हैं। निक ने अपने अंदर पनप रही परेशान करने वाली भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए देवी को लुकास की तरह ट्वाइलाइट स्टाइल के बजाय सेलेब्रिम्बोर स्टाइल में शुरू करने का फैसला किया था, क्योंकि उसके असिस्टेंट की उलट उसके पास आर्ट को सुरक्षित रूप से उठाने के लिए जरूरी कंट्रोल जरूर था। इसके बजाय लुकास जादुई और क्राफ्टिंग टैलेंट के मामले में काफी ठीक ठाक था, इसलिए अगर वह इंसान होता तो निक उसे सिखाने की जहमत भी नहीं उठाता, क्योंकि वह ठीक ठाक लेवल तक पहुंचने से बहुत पहले ही बुढ़ापे में मर जाता। लेकिन एक वैम्पायर के तौर पर लुकास के टैलेंट की कमी समय के साथ सीखने और उम्र कम होने पर बेहतर होने की पूरी लगन से पूरी हो सकती थी। इसीलिए लुकास को वे बेसिक बातें सिखाई गई थी जो सभी मेटल वर्कर्स को पता होनी चाहिए, इससे पहले कि उसे ट्वाइलाइट स्टाइल सिखाया जाए, ताकि उसका जादुई कंट्रोल सेलेब्रिम्बोर स्टाइल सीखने के लेवल तक पहुंच सके। इस मामले में निक का सिस्टम थोड़ा गलत था, क्योंकि इसमें क्राफ्टिंग स्टाइल सीखने के लिए जरूरी शर्तों को सीधे नजरअंदाज कर दिया गया था और उसे बनाने वाले की मर्जी के आधार पर उससे मिलने वाले स्टाइल की पूरी समझ दी गई थी। फिर भी हर स्टाइल को हासिल करने पर पूरा माना जा सकता था, भले ही उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश हो, जैसे ट्वाइलाइट स्टाइल में। निक ये नहीं भूला था कि उसके पास अभी भी एक क्राफ्टिंग स्टाइल टिकट था, जिससे वह चाहे तो एक नया क्राफ्टिंग स्टाइल हासिल कर सकता था, लेकिन जब उसे यह पहली बार मिला था तो वह ट्वाइलाइट स्टाइल के साथ एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना चाहता था जहां नया स्टाइल पाने से पहले उसके पास सुधार के लिए आइडिया खत्म हो जाए। हेफेस्ट हैरानी की बात है कि सामान के इस्तेमाल में किफायती थी, क्योंकि वह सीखी हुई नई स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करती थी। वह काम पूरा करने के बाद सामान को रिसाइकल कर देती थी, भले ही निक को चीजों का खो जाना देखकर दुख होता था।
इसका कारण ये था कि उसने जो कुछ भी बनाया वह कभी भी पौराणिक ग्रेड से नीचे नहीं था, और उसने ये भी पता लगा लिया था कि सेलेब्रिम्बोर स्टाइल की लिमिट पौराणिक थी, क्योंकि वह जादू कितना भी मुश्किल क्यों न बना ले, उसकी पावर कभी भी टियर 5 से आगे नहीं जाती थी। उसने अंदाजा लगाया कि स्टाइल का इस्तेमाल करने वाले ग्रोथ टाइप एन्चेंटमेंट शायद इस नियम के अकेले एक्सेप्शन हो सकते हैं। निक इस खोज से हैरान नहीं हुआ था क्योंकि उसने मान लिया था कि कुछ ऐसा ही है, लेकिन वह इसे वेरीफाई नहीं कर पाया था क्योंकि टियर 5 उसकी पावर की लिमिट थी। हेफेस्ट के लिए ऐसा साफ तौर पर नहीं था क्योंकि वह टियर 7 की थी और इसलिए उस लेवल पर या उससे भी ऊपर उसकी लिमिट थी। हालांकि जिस व्यक्ति ने इस खोज को सख्ती से लिया वह खुद सेलेब्रिम्बोर था, क्योंकि एल्फ लॉर्ड ने हमेशा यह माना था कि चूंकि उसने खुद इसकी बेसिक बातें सौरोन से सीखी थी जो एक माया था, इसलिए लिमिट कम से कम उस लेवल पर तो थी ही। माया असल में देवता थे और यह भी जानते थे कि दुनिया इतनी पावर नहीं संभाल सकती, और इसलिए उन्होंने दुनिया में कभी भी पावर के दिखने को कम कर दिया। यहाँ तक कि सौरोन और मोरगोथ जैसे बुरे लोगों ने भी जब दुनिया में घूमे तो अपनी पावर को बहुत कम कर दिया। इसे देखते हुए ये सच में इतना इम्प्रेसिव था कि यह स्टाइल भगवान बनने के ट्रांजिशन पॉइंट तक भी पहुंच सकता था। हेफेस्ट को स्टाइल सिखाने के 2 दिन बाद निक ने कुछ हैरान करने वाली बात देखी, वह और ज्यादा ताकतवर हो गई थी। ये थोड़ी सी बढ़ोतरी थी लेकिन फिर भी बढ़ोतरी तो थी ही। तुम इतने कम समय में इतनी ताकतवर हो गई हो। निक ने उसे सेलेब्रिम्बोर स्टाइल में एक सुंदर खंजर बनाते हुए देखने के बाद कंफ्यूजन में कहा, जो डंबलडोर को भी चींटी की तरह मार सकता था। इसका कारण यह था कि जादू को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यह टियर 5 से नीचे के सभी डिफेंसिव मैजिक को भेज सके और सिर्फ शरीर से टकराने पर ही रुकावट का सामना करे। असल में जिसके पास भी यह खंजर होता वह बूढ़े आदमी के पास जाकर बिना किसी दिक्कत के उसके दिल में छुरा घोंप सकता था, भले ही बूढ़े आदमी के पास कितने भी पैसिव डिफेंस हों। हाँ, डिवाइन की तरफ जाने के बाद अपनी पावर बढ़ाने का तरीका माना कि क्वांटिटी से कम बल्कि क्वालिटी से ज्यादा जुड़ा होता है। मेरे जैसे टियर 7 के मामले में हम दूसरे डोमेन के एस्पेक्ट्स के साथ अपने डोमेन को बेहतर बनाकर अपनी पावर को बेहतर बनाते हैं। इस मामले में सोल डोमेन, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया। मैं समझ गया, इससे पता चलता है कि तुम में से कोई भी भगवान कभी टियर 8 तक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि तुमने जानबूझकर दूसरे डोमेन के साथ बहुत कम इंटरेक्ट किया। निक ने कहा और उसने सहमति में सिर हिलाया। उस मामले में मेरा अगला स्टाइल आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा क्योंकि यह 3 डोमेन में आता है जो आपके पास पर्सनली नहीं है। निक ने कहा और हेफेस्ट ने दिलचस्पी से देखा। कौन से डोमेन? उसने उत्सुकता से पूछा। रोशनी, तारे और जादू। आखिरी वाला तो आपके काम में जरूर होगा, लेकिन शायद ये वही पहलू न हो। निक ने ईमानदारी से समझाया। वह इस जानकारी पर सोच में पड़ गई और ये बताने से पहले कि वह उन डोमेन के साथ क्राफ्ट करने का कोई तरीका नहीं सोच पा रही है, उसने भौहें चढ़ाई। इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि स्टाइल के बुनियादी सिद्धांतों तक पहुंचने के लिए उनके प्रति बहुत ही अलग तरह का नजरिया अपनाना पड़ता है, निक ने भरोसा दिलाते हुए कहा। फिर उसने बताया कि यह स्टाइल कैसे काम करता है और अपने पास मौजूद हल्के मटेरियल के कुछ उदाहरण भी दिखाए। मैं इस चीज के बारे में सोच रहा था क्योंकि यह किसी भी ऐसे मटेरियल से अलग था जो मैंने पहले कभी देखा था। अगर थिया जिंदा होती और यह मटेरियल देखती जो उसके डोमेन से इतना जुड़ा हुआ था और फिर भी उनसे बहुत दूर था, तो उसे बहुत बुरा लगता, हेफेस्ट ने घमंड से कहा। निक भी समझ सकता था क्योंकि हेफेस्ट के जमाने की बची हुई कहानियों के अनुसार वह असल में लगभग सभी देवताओं के लिए एक टूल या बुली की हुई इंसान थी। अगर कोई कुछ बनवाना चाहता था तो उसे ऐसा करने के लिए लगभग मजबूर किया जाता था और बगावत के हर रिकॉर्डेड मामले में कड़ी सजा मिलती थी। इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसे उन चीजों पर थूकने में बहुत मजा आता था जिन्हें वही देवता बहुत प्यार करते थे या जिन पर उन्हें गर्व था। इस स्टाइल का आधार यह है कि हर तारा जादू का सोर्स है और अगर उनकी रोशनी को फिजिकल रूप में कंडेंस किया जाए तो कोई भी उसी तरह के जादू से चीजें बना सकता है। हालांकि मैं यह मानता हूं कि मैं अभी भी इस स्टाइल को बेहतर बना रहा हूं, निक ने शांति से कहा। फिर उसने उसे लाइट बनाने के तरीके दिखाए और बताया कि समय के साथ उसने इस स्टाइल को कैसे बेहतर बनाया है और भविष्य में इसे कैसे बेहतर बना सकता है, इस पर अपने आइडिया भी बताए। उसने ध्यान से सुना और ऐसे सवाल भी पूछे जिनका जवाब निक कभी कभी नहीं दे पाता था क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। हैरानी की बात है कि उसने ये स्टाइल सेलेब्रिम्बोर स्टाइल की तुलना में बहुत धीरे सीखा और दिन के आखिर तक वह मुश्किल से पहला स्टेप पार कर पाई थी। जब उससे इसके बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि यह सच में एक क्राफ्टिंग स्टाइल था,
लेकिन यह उस डोमेन से इतना ढीला ढाला जुड़ा हुआ था कि जब उसने इसे सीखा तो वह अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर थी। उसने आगे बताया कि यह स्टाइल लगभग पूरी तरह से लाइट और स्टार डोमेन पर आधारित था, जिसमें बहुत थोड़ी सी क्राफ्टिंग शामिल थी। इसे सीखने में मुश्किल होने के बावजूद वह इसे सिखाने के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए बहुत उत्सुक थी, क्योंकि उसके अनुसार इससे उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, जैसे उसने अपनी दिव्यता में एक नया डोमेन जोड़ा हो, न कि उसका एक पहलू। लेकिन ये सब अच्छा समय नहीं था, क्योंकि निक को अब एहसास हो गया था कि टियर 5 तक पहुंचना उसके लिए कितना बड़ा काम था, क्योंकि उसके सभी 8 डोमेन 2 मुख्य डोमेन क्रिएशन और मैजिक से जुड़े थे। इस वजह से उसके डोमेन उसके टियर के हिसाब से बहुत मुश्किल थे और इसलिए उन्हें समझना और डिविनिटी की ओर बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन इससे निक निराश नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि जो काम आमतौर पर मुश्किल होता है वही सबसे ज्यादा फायदेमंद भी होता है। अगले 2 हफ्तों में हेफेस्ट ट्वाइलाइट स्टाइल का इस्तेमाल करने में और बेहतर होती गई और उसने निक के आइडिया को इम्प्रूव करने की कोशिश भी शुरू कर दी, लेकिन उसे मिले जुले रिजल्ट मिले, क्योंकि उसने इसके लिए अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए उसने एक नियम के आधार पर 2 तरह के लाइट मटेरियल को एक साथ फ्यूज करने का तरीका सफलतापूर्वक पता लगा लिया था। इस मामले में नियम यह था कि जिन तारों से लाइट आ रही थी उनका रंग एक जैसा या कम से कम बहुत मिलता जुलता होना चाहिए, ताकि मटेरियल के मिलने की संभावना हो सके। उदाहरण के लिए 2 अलग अलग नीले तारों के हल्के मटेरियल में फ्यूज होने की क्षमता थी, भले ही उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी न हो। ये नियम की खोज निक के लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि इससे स्टाइल के जादू का पोटेंशियल काफी बढ़ गया, क्योंकि दोनों फ्यूज हुए मटेरियल में पूरी तरह से नई प्रॉपर्टीज थी या पिछली दोनों भी थी। इस बात का इस्तेमाल करके निक ने सूरज और एक दूसरे पीले तारे के मटेरियल को फ्यूज करके एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसमें बुराई को खत्म करने और उसे पोषण देने वाली दोनों प्रॉपर्टीज थी, जिसे उसने अपने रियल्म्स के तारे में फ्यूज करके उसे सूरज की पूरी पावर के करीब लाने की कोशिश की। निक चाहता था कि उसका तारा असली दुनिया के असली तारे के जितना हो सके उतना करीब हो, ताकि जब वह आखिरकार पृथ्वी को अपने दायरे में ले ले तो किसी को दोनों के बीच का अंतर पता न चले। दायरे की बात करें तो निक ने पृथ्वी के चारों ओर तैरते हुए फ्री मटेरियल को अपने दायरे में लेकर उसका साइज बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया था। जो कोई भी ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स को जानता होगा वह ये जानकर डर जाएगा कि वे इस पॉइंट तक आधे गायब हो चुके थे, लेकिन वे एक लायक कुर्बानी थी, क्योंकि अब निक के दायरे का ग्रह लगभग 100 किलोमीटर डायमीटर का था। यह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सीधी लाइन में एक ठीक ठाक आइलैंड जितनी दूरी थी। इस वजह से निक की अपनी माना कैपेसिटी टियर 4 की लिमिट पार कर गई थी, लेकिन वह अभी वहां नहीं पहुंचा था, जिससे उसमें एक अजीब तरह का अनबैलेंस हो गया था। इस वजह से वह खतरे में नहीं था, लेकिन उसे लगभग फूला हुआ महसूस हो रहा था। लाचार होकर वह बस अपने दायरे में चीजों को बल्क में एब्जॉर्ब करना बंद कर सकता था और अपने टियर को अपने माना लेवल तक लाने पर फोकस कर सकता था। हालांकि उसका समय अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि इस समय उसके डोमेन के बारे में उसकी फीलिंग्स धुंधली सी थी। हेफेस्ट के लिए ये तेज था, लेकिन निक के लिए ये काफी तेज नहीं था, क्योंकि ज़्यूस की वापसी और करीब आ रही थी और निक को उम्मीद थी कि जब तक वह आएगा तब तक वह कम से कम टियर 6 पर होगा। जाहिर है निक को अब ये साफ हो गया था कि यह एक गलत लक्ष्य था और इसके बजाय उसने टियर 5 के शिखर तक पहुंचने का अपना शॉर्ट टर्म लक्ष्य तय किया। यह अभी भी बड़ा और मुश्किल था, ज़्यूस के लौटने तक इसके होने की संभावना ज्यादा थी। हालांकि ज़्यूस के बारे में सबसे बड़ी सिरदर्दी देवताओं की बलात्कारी आदतें थीं, जो लगभग हमेशा प्रेगनेंसी में खत्म होती थीं। हालांकि इससे दुनिया में ताकतवर टैलेंट आ सकते थे और कुछ समय में नए देवता भी आ सकते थे, लेकिन यह भी लगभग पक्का था कि उनमें से कुछ अपने पिता का साथ देंगे, चाहे वे कैसे भी बने हों। ज़्यूस के बच्चों के पूरे रिकॉर्ड देखने से ही पता चलता है कि वे आम तौर पर अच्छे लोग नहीं थे। उदाहरण के लिए पागलपन उनके लिए एक आम बात थी। निक भविष्य में इन देवताओं के बड़े होने के बाद उनसे निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वह उन्हें जल्दी मार भी नहीं सकता था, क्योंकि जब तक वे इतने बड़े नहीं हो जाते कि सही और गलत में फर्क समझ सके, वे मासूम थे और निक जितना हो सके ऐसी चीजों को मारने से बचता था। यह एक बेबी हिटलर को मारने के बारे में बहस थी, जिसे बस एक अलग इंसान के लिए रिस्किन किया गया था। इन परेशान करने वाले ख्यालों को हटाने के लिए अपना सिर हिलाते हुए निक ने अपने डोमेन की धुंधली लकीरों पर ध्यान दिया जो उसके अपने माना के अंदर मौजूद थीं। वे माना के अंदर लाइट की अलग अलग वेवलेंथ की तरह थीं और उन्हें पूरी तरह समझने के लिए उन्हें डिफ्यूज करना पड़ा, इससे पहले कि वह अपने माना का एक हिस्सा उनमें बदल सके। यह एक बहुत ही पर्सनल मामला था, इसलिए हेफेस्ट उसकी मदद के लिए खुश होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने ऐसा कभी कभी गले लगाकर और कभी कभी गाल पर चुपके से किस करके किया, जब उसे लगा कि वह इससे बच सकती है।
उसने जितना भी इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, प्यार के ये काम अच्छे थे और उसे आमतौर पर बेहतर मूड में रखते थे। हालांकि देवी अपनी लिमिट जानती थी और उन्होंने इस मामले को इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया या उससे इसे किसी तरह से ऑफिशियल करने के लिए भी नहीं कहा। एक दिलचस्प मोड़ में ल्यूपिन और हेलेना ने अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया था और अब मिलकर डार्क आर्ट से बचाव भी सिखा रहे थे। उनकी सगाई हो चुकी थी और 4 महीने में उनकी शादी होने वाली थी, जिस पर दोनों की राय मिली जुली थी। कुछ लोगों को यह बहुत बुरा लगा कि एक भूत और एक इंसान एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो सकते हैं, जबकि उम्र को लेकर भी बहस हो रही थी। निक ने उनका मजाक उड़ाया क्योंकि जादूगर अगर किस्मत वाले हों तो आसानी से सैकड़ों साल जीते हैं, इसलिए एक बार जब वे सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए कम से कम 15 या 16 साल की सही उम्र तक पहुंच जाते हैं, तो बाकी समय का अंतर बेमतलब हो जाता है। जाहिर है, मगर्स के मामले में यह अलग था, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा 1 सदी जीने को मिलती थी, जब तक कि कोई जादूगर अजीब तरह से उनकी जिंदगी न बढ़ा दे। मगर्स के लिए अपने से बहुत छोटे और कम उम्र के किसी इंसान के साथ जुड़ना दोनों तरफ से बुरा होता था। आखिर में आपको हमेशा उनके गुजर जाने का दर्द और यह एहसास ही रहता था कि उनकी पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी की पलक झपकने से थोड़ी ही ज्यादा थी। इसमें यह भी नहीं सोचा गया कि एक मगर पर अपने शरीर के मुरझाने और सड़ने का क्या असर पड़ सकता है, जबकि आप ज्यादातर समय वैसे ही रहते हैं। यह उनकी फिजिकल हालत की बात नहीं थी, बल्कि उनकी मेंटल हालत की बात थी, क्योंकि कुछ खास मामलों को छोड़कर ज्यादातर मुगल समय के साथ इस बात को लेकर कड़वे और गुस्से में हो जाते थे। हेलेना और ल्यूपिन की हालत में सबसे बुरी बात यह थी कि जब तक ल्यूपिन खुद भूत नहीं बन जाता, उसे भी ऐसा ही अनुभव होगा। निक को पक्का नहीं था कि हेलेना ने उस आदमी के साथ रहने से पहले इस बारे में सोचा था या नहीं, लेकिन जो भी हो, उन्हें समय के साथ पता चल ही जाता। एक और दिलचस्प खबर यह थी कि मरफोक इस रस्म के बाद बिना किसी को पता चले विकसित हो गए थे और उन्होंने खुद को फिर से कुछ खास अच्छे तरीके से नहीं दिखाया था। ब्लैक लेक में रहने वाले लोग अब भी हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन जो लोग समुद्र में रहते थे, उन्होंने जादूगरों के जुल्म के खिलाफ बदला लेने के लिए बगावत कर दी थी। सब मिलकर उनकी ताकत आसमान छू रही थी और यह जानने के बाद निक को पूरा यकीन हो गया कि उनके खून में जो सील थी, वही आजाद हो रही है। लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं था, इसलिए वह अपने शक को पक्का करने के लिए ब्लैक लेक गया। उसने पाया कि वह न सिर्फ सही था, बल्कि उसने ये भी बहुत कम अंदाजा लगाया था कि सील उनकी ताकत को कितनी बुरी तरह दबा रही थी। टियर 2 वह जगह थी जहां वे पहले जबरदस्ती फंसे हुए थे, लेकिन एक साथ वे सब इस पॉइंट तक बिना किसी एक्सेप्शन के सीधे 2 टियर आगे बढ़कर 4 पर पहुंच गए थे। शुक्र है कि वे सिर्फ वाटर मैनिपुलेशन मैजिक जानते थे, इसलिए वे टियर 4 विजार्ड जितने खतरनाक नहीं थे, जब तक कि उनमें से कोई ग्रुप आप पर हमला न कर दे। ये बात खत्म होने के बाद निक अपनी बस्ती चलाने के लिए वापस चला गया और टियर 5 के लिए जोर लगा रहा था, तभी एक विजिटर उससे मिलने आया। अगर उसके होश कुछ और नहीं कह रहे होते, तो निक लगभग कसम खा सकता था कि वह अपने सामने बैठे इंसान को नहीं जानता। क्या तुम सच में ऐसे दिखते हो या कोई भेस बदला है? निक ने लंबे, दुबले पतले आदमी से पूछा, जिसके लंबे भूरे बाल थे और एक शांत, कोमल मुस्कान थी। ये पत्थर मेरी पत्नी और मेरी जिंदगी को प्योर लाइफ फोर्स से बढ़ाता है, इसलिए जब माना की कमी नहीं होती, तो हम नेचुरली दिखने में सबसे अच्छे होते हैं। फ्लेमेल ने आराम से कहा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कि तुम्हारे यहाँ हालात काफी स्टेबल हैं, अगर तुम्हारे पास मुझसे मिलने का टाइम हो तो। निक ने अल्केमिस्ट का जवाब मानने के बाद पूछा, हमारे यहाँ अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर चीजें शांत हो गई हैं। असल में यही एक वजह है कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी अपनी मिनिस्ट्री के उलट फ्रेंच मिनिस्ट्री इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ खत्म नहीं हुई और इसलिए मुझे द्वीपों के 2 सॉवरेन के पास एक एम्बेसडर के तौर पर भेजा गया है, जिसका मतलब बेशक तुम और एल्बस हैं। फ्लेमेल ने हंसते हुए कहा। निक ने कंधे उचकाए। रस्म पूरी होने के बाद डम्बलडोर पहले से ही चार्ज लेने के लिए तैयार थे, लेकिन ये काफी हैरानी की बात थी जब लोग पनाह के लिए मेरे पास आने लगे। उसने ईमानदारी से कहा, ये सच था क्योंकि दुनिया के रीसेट होने से पहले भी निक अपने काम से काम रखता था और कभी भी एक्टिव तरीके से ज्यादा पॉलिटिकल पावर पाने की कोशिश नहीं करता था। वैम्पायर के साथ उसका लेन देन भी पॉलिटिकल पावर के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि दोनों तरफ कुछ ऐसा था जो दूसरे को चाहिए था और इसलिए उसने साथ आने का फैसला किया। इससे जो पॉलिटिकल पावर मिली, वो पूरी तरह से इस अलायंस का एक साइड इफेक्ट थी और निक उसे तुरंत भूल गया। उसने कभी यह नहीं कहा कि वह लोगों पर राज करना चाहता है या ऐसा कुछ भी, फिर भी लोग उसे पनाह देने के लिए ढूंढते थे, इसलिए उसने चुनौती स्वीकार की। मुझे पता है, लेकिन मुझे कहना होगा कि आपने ये पद न चाहकर बहुत अच्छा काम किया है। असल में
मेरे अपने देश में भी कई लोग अब आपको और एल्बस दोनों को इस देश का राजा मानते हैं। वैसे तो मुझे आपके बनाए गए शानदार कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में पूछने के लिए कहा गया था और यह भी कि क्या आप इसे बाकी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। फ्लेमेल ने सहमति भरी नजरों से कहा, मुझे इसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जैसा है इसका कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि हर टावर की रेंज सच में बहुत कम है। इससे थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन ये सच में जरूरी नहीं है क्योंकि आउल सिस्टम अभी भी ठीक से काम कर रहा है। निक ने ईमानदारी से कहा, ये सच है लेकिन असल में ये चीजों का मगल वाला हिस्सा है जो इसे सबसे ज्यादा चाहता है। उन्हें उम्मीद है कि वे उस रिचुअल से पहले जैसी चीजें वापस कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि यह एक बेवकूफी भरा आइडिया है। फ्लैमेल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। निक ने सिर हिलाया, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि अकेले आयल्स में कितने मगल ने मुझे कार का एक जादुई वर्जन बनाने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। ऐसी चीज का एकमात्र जाना माना उदाहरण जो मैंने कभी देखा है वह माना के मौजूदा लेवल तक पहुंचने के तुरंत बाद फेल हो गया था। निक ने साफ चिढ़ के साथ कहा, हाँ, वीजली कार सच में बहुत दिलचस्प चीज है लेकिन बहुत बुरी तरह से मिसएन्चेंटेड थी। फ्लैमेल ने सिर हिलाते हुए कहा, आप किसी के कैजुअल पेट प्रोजेक्ट से क्या उम्मीद करेंगे जिसमें वे ज्यादा से ज्यादा एन्चेंटमेंट भरने की कोशिश कर रहे हों। आर्थर वीजली का शुरू से ही कोई काम करने वाली जादुई कार बनाने का इरादा नहीं था, बल्कि वह उस चीज से अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता था। निक ने हंसते हुए कहा, कार के कोर मैकेनिक्स किसी भी दूसरी कार से अलग नहीं थे, लेकिन इसके फ्रेम और बॉडी पर एन्चेंटमेंट की लेयर्स थी, जिसका मतलब था कि माना बढ़ने के बाद ज्यादातर मैकेनिकल पार्ट्स बस काम करना बंद कर देते थे। कार ज्यादातर सजावट का सामान बन गई क्योंकि वह अब काम नहीं कर सकती थी। ये सच है कि मैं कार जैसा जादुई ट्रांसपोर्टेशन बना सकता था, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरे ऐसा करने का क्या मतलब होगा? कोई भी जानवर इसे सीप की तरह फाड़कर अंदर का टेस्टी स्नैक्स निकाल सकता है, जिससे उस चीज को बनाने में लगने वाला सामान और समय बर्बाद होता है। सच तो यह है कि मुगल उन सभी चीजों के बिना भी ठीक ठाक रह सकते हैं जिनसे रस्म से पहले उनकी जिंदगी आसान हो गई थी। निक ने गंभीरता से कहा। फ्लेमेल ने सहमति में सिर हिलाया, आप मुझसे कोई बहस नहीं कर सकते, मैंने उन्हें पर्सनली बिना इन चीजों के भी कामयाब होते देखा है। हालांकि उनके खोए हुए मेडिकल इक्विपमेंट को बदलने में मदद करना उन्हें लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए सबसे अच्छा होगा। उसने मदद करते हुए कहा। उसकी बात सही थी और निक भी कुछ हद तक इस बात से सहमत था कि अगर मुगलों की मेडिकल तरक्की को कुछ हद तक ठीक नहीं किया गया तो उनकी उम्र बहुत कम हो जाएगी। कुछ चीजों की जरूरत नहीं थी क्योंकि जादूगरों की दुनिया ने बहुत पहले ही ज्यादातर बीमारियों का इलाज करना सीख लिया था, लेकिन सस्ती पेनकिलर और कुछ खास बीमारियां जैसी दूसरी चीजें अभी भी परेशानी वाली थीं। उदाहरण के लिए ड्रैगन पॉक्स का इलाज था, लेकिन वह अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और यह खासकर मुगलों के लिए खतरनाक था। कुछ और भी थे, लेकिन मुख्य बात यह थी कि सभी सुपर बूस्टेड वायरस और जादुई बीमारियां सामने आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। निक ने ईमानदारी से कहा, मुझे इस पर विचार करना होगा, लेकिन अभी मैं टियर 5 तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो आने वाला है उसकी तैयारी कर सकूं। एल्बस ने बताया था कि तुमने कहा था कि एक बहुत ताकतवर दुश्मन आखिरकार आएगा, लेकिन उसे इस दुश्मन के नेचर के बारे में पता नहीं था। मेरे आने पर जिस चीज को तुम रख रहे हो उसे महसूस करने के बाद मैंने मान लिया था कि तुमने वो प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व कर ली है, लेकिन लगता है मैं गलत था। फ्लेमेल ने सीरियसली कहा। निक ने हेफेस्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह हेफेस्ट्स है और हाँ, मेरा मतलब असल में वही हेफेस्ट्स है। आने वाला दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद ज़्यूस है, इसलिए जैसा कि तुम समझ सकते हो हम उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। उसके आने पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को सबसे ज्यादा खतरा होगा क्योंकि वह जरूर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपने काबू में करने की कोशिश करेगा, शायद मुझे छोड़कर, जिसे वह लगभग पक्का मारने की कोशिश करेगा। निक ने ईमानदारी से कहा। फ्लैमेल उस पर यकीन करने में हिचकिचा रहा था, जो जानकारी के नेचर को देखते हुए बिल्कुल सही था। अगर मुझे यह मानने में मुश्किल हो कि देवता न सिर्फ असली थे बल्कि उनमें से एक तुम्हारे साथ रह रहा है, तो तुम मुझे माफ करोगे। ये जीव जरूर ताकतवर लगता है लेकिन किसी भी तरह से भगवान जैसा नहीं है। बूढ़े अल्केमिस्ट ने गंभीरता से कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इस हवेली के काम में रुकावट न डालने के लिए अपनी मौजूदगी को दबा रही है। अगर तुम चाहो तो मैं उससे रुकने के लिए कह सकता हूँ, निक ने कहा और फ्लैमेल ने धीरे से सिर हिलाया। तुम ऐसी बातचीत को चुपके से सुनना बंद कर सकते हो जिसे तुम समझ नहीं सकते और अंदर आ सकते हो, तुम्हें पता है। निक ने देवी से बात की जो कुछ देर बाद कमरे में आई और शर्मिंदा दिख रही थी।
मुझे लगा था कि हेफेस्ट्स एक पुरुष देवता था। फ्लैमेल ने सवालिया लहजे में कहा। असल में यह ज़्यूस का काम था। ऐसा लग रहा था कि किस्मत उसे धोखा दे रही है क्योंकि मेटल और क्रिएशन डोमेन को पुरुष माना जाता था, फिर भी जाहिर है कि वह नहीं है। निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। देवी की तरफ मुड़कर निक ने फिर कहा, मेरे दोस्त को मुझ पर यकीन नहीं हुआ जब मैंने उसे बताया कि तुम कौन हो। क्या तुम एक प्यारी बन सकती हो और उसे अपनी पूरी ताकत दिखा सकती हो? थोड़ी देर के लिए काफी है। निक ने रिक्वेस्ट की और उसने सिर हिलाया, इससे पहले कि एक पल के लिए पूरे आइलैंड और उससे आगे एक बहुत बड़ी और दबाने वाली फीलिंग छा गई और फिर उतनी ही तेजी से गायब हो गई। यह मेरे दावों का काफी सबूत होना चाहिए, है ना? निक ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि फ्लेमेल हेफेस्ट्स को डरी हुई देख रही थी। फ्लेमेल को शांत होने में कुछ पल लगे और फिर भी उसने हेफेस्ट्स को सावधानी से देखा। सच कहूं तो वह ज्यादातर समय नुकसान न पहुंचाने वाली लगती थी, इसलिए यह महसूस करना काफी चौंकाने वाला हो सकता है कि मामला बिल्कुल उल्टा था। हालांकि मुझे पूरी तरह से पक्का नहीं पता कि उनके बीच ताकत में कितना अंतर है। मुझे लगता है कि ज़्यूस उससे भी ज्यादा ताकतवर है, हालांकि समय के साथ यह बदल सकता है। निक ने टॉपिक पर वापस आते हुए कहा, आप ऐसे दुश्मन का सामना कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं भी ऐसी ताकत के सामने लाचार हो जाऊंगा। फ्लेमेल ने चिंता भरी नजरों से पूछा। बेशक, मैं समय के लिए इंतजार करूंगा, जब तक मैं इतना बदकिस्मत न हो जाऊं कि ज़्यूस अपनी पिछली पावर वापस लाने के बाद सबसे पहले मेरे पास आए। मुझे चेतावनी मिल जाएगी और मेरे पास खुद को छिपाने का समय होगा ताकि मैं पावर जमा कर सकूं। ये सच में एक बेकार प्लान है, लेकिन इस मामले में मैं लाचार हूं क्योंकि इस समय हमारी पावर में बहुत बड़ा अंतर है। आपको और आपकी पत्नी को भी इस दौरान टियर 6 तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपना ज्यादातर माना अपने डोमेन में बदल लिया होगा, है ना? निक ने अपना प्लान समझाने के बाद पूछा। हमने सच में ऐसा तब किया जब दुनिया जैसी अब है वैसी हो गई। मेरे ख्याल से हमारे लिए यह नॉर्मल से ज्यादा आसान था, क्योंकि हमारे पास अपने डोमेन पर नॉलेज और मास्टरी जमा करने के लिए सदियों का समय था, जिससे कन्वर्जन बहुत तेज हो गया। फ्लैमेल ने खुलकर माना। निक ने समझते हुए सिर हिलाया, क्योंकि यह प्रोसेस जिस तरह से काम करता है उसे देखते हुए ये समझ में आता है। एक तरह से फ्लैमेल टियर 5 के लिए ओवर क्वालिफाइड थे, इसलिए नेचुरली जब माना लेवल उन्हें बनाए रखने लायक पॉइंट पर पहुंच गया तो टियर 6 की ओर उनकी ग्रोथ बहुत तेज मानी जा सकती थी। निक को पक्का नहीं पता था कि टियर 5 और 6 में क्या फर्क है, क्योंकि हेफेस्ट्स ने कहा था कि जब वह टियर 6 पर पहुंचेगा तो उसे यह बात साफ साफ पता चल जाएगी। उसे पक्का नहीं पता था कि वह उसके साथ मजाक कर रही थी या किसी वजह से वह इसे सही में समझा नहीं पा रही थी, लेकिन उसने इस बात पर जोर नहीं दिया क्योंकि वह अभी टियर 5 तक भी नहीं पहुंचा था। निक ने गंभीरता से कहा, अगर तुम ज़्यूस के लौटने से पहले टियर 6 पर पहुंच जाते हो तो तुम उस समय उससे बच निकल पाओगे। हालांकि मुझे इस बारे में पूरी तरह से पक्का नहीं पता। ये सुनकर तसल्ली हुई। हालांकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपने देवी को घर में कैसे रखा? बूढ़े अल्केमिस्ट ने उत्सुकता से कहा। निक ने उसे स्लीथेरिन लाइब्रेरी और उन अजीब मेटल गोलेम के बारे में बताया जिनसे फाउंडर को आइसलैंड में सामना हुआ था और फिर उन्हें सील कर दिया गया था। उसने उसे पुराने खंडहर और उस सील के बारे में भी बताया जिसमें हेफेस्ट था, जिसकी रखवाली एक टियर 5 ड्रैगन कर रहा था। निक ने बेशक ये बात छिपा दी कि खंडहर किसी इंसान का नहीं था या ड्रैगन असल में एक ड्वेमर था जिसने अपने एसेंस को एक इनबॉर्न ड्रैगन के साथ मिलाते समय कुछ गलत कैलकुलेशन किया और खुद को खाने के बजाय उसमें समा गया। उस ड्रैगन की बात करें तो निक ने उसे लावा एरिया में ले जाया था, जहां रस्म पूरी होने से कुछ समय पहले उसके बाकी जीवों को ले जाया गया था। इस वजह से माना की कमी के कारण वह जीव कुछ दिनों तक असहज रहा, लेकिन बाकी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। इसका कारण बस ये था कि निक को डर था कि जब वे जागेंगे तो सील में भगवान ड्रैगन को मार देंगे। असल में हेफेस्ट्स को जानने के बाद उसे मानना पड़ा कि यह सच से बहुत दूर था, क्योंकि जागने के बाद उसे एनर्जी वापस लेने में बुरा लगेगा, क्योंकि ड्रैगन साफ तौर पर उस पिघली हुई मेटल में रहने के लिए इवॉल्व हो गया था। इतना बुरा नहीं कि वह ऐसा करने से मना कर दे, लेकिन कम से कम इतना बुरा तो था कि अगर वह उस पर हमला भी करे तो भी वह उसे छोड़ दे। ये भाषा अजीब है, हेफेस्ट्स ने बीच में टोकते हुए फ्रेंच में कहा कि निक बोल रहा था। क्या तुमने हमारी बातचीत सुनकर किसी भाषा को रिवर्स इंजीनियर किया है? फ्लेमेल ने हैरानी से पूछा। शायद उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों में मेरी पूरी लाइब्रेरी देख ली, जबकि उसमें से लगभग कुछ भी उसकी भाषा में नहीं था। निक ने बिल्कुल भी हैरान नहीं होते हुए कहा। हर शब्द को तोड़ना और आगे बढ़ने से पहले उसकी जड़ को पहचानना बहुत परेशान करने वाला था।
देवी ने पुराने अल्केमिस्ट के सवाल के जवाब में ईमानदारी से कहा, मैं तुम्हारी स्पीड से हैरान हूं क्योंकि मुझे ऐसा काम करने में कई महीने और साल भी लग जाते हैं। फ्लेमेल ने ईमानदारी से कहा, टियर 6 पर पहुंचने के बाद तुम्हारा दिमाग और भी ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, इसलिए मैंने जो किया वो ज्यादातर स्टैंडर्ड के हिसाब से इम्प्रेसिव नहीं माना जाएगा। देवी ने अल्केमिस्ट की तारीफ से सहमत न होते हुए सिर हिलाते हुए कहा, मैं समझ गई, कम से कम अब मेरे पास उस पॉइंट पर पहुंचने पर आगे देखने के लिए कुछ तो है। फ्लेमेल ने तेजी से बदलते सिनेरियो में अपनी एडजस्ट करने की काबिलियत दिखाते हुए कहा। वह आदमी आखिर में जाने से पहले हेफेस्ट से उसकी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए बहुत सारे सवाल पूछता रहा। उसने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि वह समझ सकती थी कि निक उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसे बातचीत में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद समय बीतता गया और जल्द ही 2 महीने ऐसे बीते जब उनके बीच कुछ चीजें हुई। पहली बात यह थी कि हैरी और गिन्नी ने ऑफिशियली डेटिंग शुरू कर दी थी, जिसे जानने वाले सभी लोगों को लगा कि अब सही समय आ गया है। पिछले साल बॉल के बाद वे दोनों इस टॉपिक पर अजीब तरह से नाच रहे थे और एक दूसरे पर पहला कदम उठाने को तैयार नहीं थे। एक और बात यह हुई कि अमेरिका के मुगलों और जादूगरों के बीच सिविल वॉर छिड़ गया था, जब दोनों तरफ के लोगों के बीच टेंशन तब और बढ़ गई जब कु क्लक्स क्लैन नाम के मुगलों से नफरत करने वाले ग्रुप ने एक शहर में मदद करने आए मेडिविच के एक ग्रुप को मार डाला। इसका नतीजा ये हुआ कि जादूगरों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और आखिरकार यह मामला सामने आ गया और सच को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि देश के लोगों ने वे या हम वाली सोच अपना ली। इस मामले में इंसानियत की बुराई ने अपने जख्म दिखाए क्योंकि बंदूक और बम के बिना भी हालात बहुत बेरहम हो गए थे और मुगलों ने मासूम बच्चों को मारने के लिए उन पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया जो बहुत पहले जादूगरनी के शिकारी इस्तेमाल करते थे। अमेरिकन मिनिस्ट्री के अकेलेपन वाले कामों की वजह से ऑब्सक्यूरियल्स की आबादी लगभग पूरी तरह खत्म हो गई थी, जो तेजी से बढ़ी। बदकिस्मती से इससे हालात और खराब हो गए क्योंकि अब मुगल प्रोपेगेंडा चल रहा था, जिसमें खुले ऑब्सक्यूरियस से हुई तबाही को जादूगरों के बुरे स्वभाव का सबूत बताया जा रहा था। निक और डम्बलडोर दोनों ने अमेरिकन जादूगरों को मदद भेजी, लेकिन इससे हालात में बस थोड़ा ही सुधार हुआ। इस दौरान एक और बात हुई कि डम्बलडोर ने आखिरकार फीनिक्स बनने के लिए एनिमैक्स रिचुअल में कदम रखा। फिर उन्हें तुरंत निर्वाण मिल गया क्योंकि उनका नया रूप एक बूढ़े पक्षी का था। शुक्र है कि बूढ़ा जादूगर इस प्रोसेस से बच गया था और अपनी राख से दोबारा जन्म ले चुका था और अब अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में वापस आ गया था, लेकिन उसने अपनी पिछली कोई भी स्किल या पावर नहीं खोई थी। बहुत कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया, लेकिन उसका दिमाग उतना तेज नहीं था जितना जवानी में था, लेकिन दोबारा जन्म लेने के बाद उसका दिमाग एकदम साफ हो गया था और फर्क दिन रात जैसा था। मजे की बात यह है कि डम्बलडोर को भी टियर 5 में जाने से रोक दिया गया था क्योंकि उसके दोबारा जन्म लेने से उसके लिए एक नया डोमेन जिंदगी जुड़ गई थी। हालांकि उस आदमी ने इसकी शिकायत नहीं की क्योंकि वह असल में इसे एक आशीर्वाद मानता था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के जादू को समझना बहुत मुश्किल था जब तक कि उसमें उनसे लगाव न हो, जो अब था। कोई जीवन जादू को मेडिकल जादू जैसा ही मान सकता है, लेकिन ये सच से बहुत दूर था। हालांकि हीलिंग जीवन जादू की एक खासियत थी, लेकिन ये जीने की तरह ही उसका एक छोटा सा हिस्सा था। हीलिंग, उम्र बढ़ना, विकास, ज्ञान और अनुभव, ये सभी जीवन के दायरे में आने वाले कॉन्सेप्ट थे, जिससे यह एक गहरा और बड़ा टॉपिक बन गया। निक खुद भी शायद ये दायरा हासिल कर लेता अगर उसने एनिमैक्स रिचुअल से गुजरने से पहले अपनी मौत को नहीं छोड़ा होता। फिर भी डम्बलडोर का अपने प्राइम में लौटना वहां के जादूगरों के बीच एक बहुत मशहूर विषय था और यहाँ तक कि मुगलों को भी, जिन्हें ये बताना था कि यह इतनी बड़ी बात क्यों है, इसमें शामिल हो गए। एक छोटी सी समस्या ये थी कि रिचुअल का जादुई जानवर वाला वर्षन अब सबके सामने आ रहा था क्योंकि डम्बलडोर को ये बताना था कि वह अचानक दशकों छोटा कैसे हो गया। उस आदमी ने बेशक पहले निक से इजाजत मांगी क्योंकि उन्होंने बहुत पहले जो डील की थी उसके हिसाब से। आखिरकार नवंबर के आखिर में निक खुद टियर 5 में जाने में कामयाब हो गया। उसे काफी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन आखिरकार उसने अपने माना के सबसे छोटे दाने को अपने डोमेन की एनर्जी में बदल दिया और टियर 5 में आगे बढ़ गया। उसके बाद ये प्रोसेस ज्यादातर ऑटोमेटेड हो गया क्योंकि उसका ज्यादा से ज्यादा माना उस हिस्से से कट होता गया जिसे कन्वर्ट किया गया था। एक दाना 2 हो गया और वह 2 4 हो गए और इसी तरह एक रेगुलर रेट पर चलता रहा क्योंकि उसका ज्यादा से ज्यादा माना ट्रांसफॉर्म होने लगा। निक को यह अजीब लगा कि टियर 4 और 5 के बीच का अंतर बाद वाले टियर तक पहुंचने के बाद कितना मामूली था। उसे उम्मीद थी कि एबिलिटी में कोई बड़ा बदलाव आएगा या कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब
उसे बहुत ज्यादा माना होने से इम्बैलेंस महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि ट्रांजिशन शुरू होने से पहले जैसा ही महसूस हो रहा था। जब उसने हेफेस्ट से इसके बारे में पूछा तो वह उस पर हंसी और बताया कि इसे किसी वजह से ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। ये बदलाव वीडियो गेम के कैरेक्टर की तरह तुरंत नहीं हुए, बल्कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ा, ये धीरे धीरे दिखने लगे। निक समझ गया था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा ठगा हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि वह टियर 4 पर पहुंचने पर तुरंत फायदे की उम्मीद कर रहा था। अच्छा, कम से कम मैं आखिरकार लेक्सिकॉन में मौजूद ज्ञान को याद कर सकता हूँ। उसने अपने दूसरे शरीर से लाठी निकालते हुए सोचा। वैसे भी अब उसका मुख्य शरीर ज्यादा काम आएगा क्योंकि उसे अब अपने डोमेन को समझने पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। एक तरह से लाठी उसके होने का ही एक हिस्सा थी और इसलिए इसे उसका एक अलग शरीर माना जा सकता था, भले ही यह सच न हो। जब उसका शरीर दायरे में लेक्सिकॉन पर फोकस कर रहा था, निक का मुख्य शरीर फिर से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मटेरियल को इकट्ठा करने और उन्हें अपने दायरे में डालने में लग गया, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई। इस स्टेटस को के एक और महीने के बाद दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया जब हेस्टिया ने खुद को अमेरिका में दिखाया। उसने वहां जबरदस्ती युद्ध रोक दिया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। जाहिर है उसने खुद को अपनी इटरनल फ्लेम के साथ वहां सील कर लिया था, जिसे येलोस्टोन नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा। जैसे ही वह जागी, वहां मुगलों और जादूगरों के बीच लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उन्हें कोई रिसोर्स चाहिए था या कुछ हिस्सा ही था, और इसलिए उसने दोनों तरफ के लोगों को पकड़ लिया और उनसे इंग्लिश सीखने के लिए इस्तेमाल किया, इससे पहले कि उसे दोनों तरफ से इतिहास का मोटा मोटा सबक मिले। ये जानकर कि लड़ाई कैसे शुरू हुई, वह बहुत गुस्से में थी और उसने सीधे अपनी न रुकने वाली ताकत का इस्तेमाल करके दोनों तरफ के लोगों को अपने काबू में कर लिया। ओह हाँ, वो पक्का जियोस की बहन है। निक ने ये सुनकर सोचा कि कैसे उसने जबरदस्ती पूरे नॉर्थ अमेरिका पर कब्जा कर लिया। पौराणिक कथाओं के हिसाब से हेस्टिया का काम ज्यूस के ऑर्डर पर ओलंपस का चूल्हा संभालना था, लेकिन हेफेस्टस ने एक अलग कहानी बताई। हेस्टिया देवताओं में सबसे पुरानी और असल में सबसे ताकतवर देवताओं में से एक थी क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र थे बलिदान, आग और घर या चूल्हा। हेस्टिया अकेली ऐसी देवता थी जिसने अपनी मर्जी से अपने अधिकार क्षेत्र के लिए लगभग सभी दुनियावी सुखों को त्याग दिया था। ये बलिदान इतना बड़ा था कि दुनिया के गिरने से पहले ही दूसरे देवताओं के कामों की वजह से वह टियर 8 में 1 फुट तक पहुंच गई थी, लेकिन किसी वजह से उसने वह कदम उठाने से मना कर दिया था। इस वजह से ज्यूस समेत सभी देवता उसका सम्मान करते थे और कुछ हद तक उससे डरते भी थे, इसलिए वह कभी भी उनके किए किसी झमेले में नहीं पड़ती थी। हेफेस्टस के अनुसार घर की देवी उन कुछ देवताओं में से थी जो उसके साथ प्यार से पेश आते थे और ज्यूस का ये हुक्म नहीं मानते थे कि वह उसके साथ मर्द जैसा बर्ताव करे। इसलिए यह कोई हैरानी की बात नहीं थी कि दूसरी देवियों के लौटने की खबर मिलते ही हेफेस्टस तुरंत आइलैंड छोड़कर चला गया। वह अपनी पसंदीदा आंटी से मिलने के लिए इतनी बेताब थी कि जल्दी में उसने अपना एक काम भी खराब कर दिया। लेकिन निक उसके साथ नहीं गया क्योंकि उसे हेस्टिया से डील करने में हिचकिचाहट हो रही थी क्योंकि उसे ज्यूस के खिलाफ देवी की मदद का कोई जिक्र नहीं मिला था। असल में निक को शक था कि देवी इस मामले में मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने अपनी इस काबिलियत को अपने इलाके के लिए कुर्बान कर दिया था। वह पहले भी दोनों तरफ के बीच लड़ाई में काम कर सकती थी, शायद इसलिए क्योंकि लड़ाई की वजह से कई घर तबाह हो रहे थे, लेकिन ज्यूस और निक के बीच लड़ाई ज्यादा प्राइवेट तरह की लड़ाई होने वाली थी। फिर भी उसके लौटने पर निक ने अपना विजिलेंस लेवल 11 कर दिया क्योंकि इसका मतलब था कि ज्यूस के भी आने में शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। अजीब बात है कि जिसने ये सब शुरू किया था वह कहीं नहीं मिला क्योंकि उसने किसी भी व्यक्ति को नहीं संभाला था और न ही कोई आवाज उठाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रिंडेलवाल्ड अपना प्लान पूरा करने के बाद पूरी दुनिया छोड़कर चला गया हो। इससे सिर्फ निक ही नहीं बल्कि कई इंचार्ज भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उन्हें हैरानी हो रही थी कि डार्क लॉर्ड ने क्या प्लान बनाया है। मैं मानता हूं कि अपने प्लान का पहला हिस्सा पूरा करने के बाद अपने कामों की वजह से इतनी सारी जानें गईं, ये देखकर मुझे दुख हुआ। दुनिया बदल गई और इसके साथ ही बहुत सारी मुश्किलें भी आईं क्योंकि वहां रहने वाले लोगों को अपनी नई सच्चाई के हिसाब से ढलना और उसे अपनाना था। जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, कुछ लोगों ने जिम्मेदारी संभाली और इस मामले में दुनिया के अपने हिस्से की मदद की, जिसमें इंग्लिश आइल खास तौर पर लकी रहा क्योंकि वहां 2 आर्कमेज थे। मैं उन बुरे कामों से बच नहीं पाया जो मेरे रिचुअल को बढ़ावा देते थे, क्योंकि इसके पूरा होते ही हजारों आत्माओं के गुस्से का निशान मुझ पर लगा था। मेरा जादू खत्म नहीं हुआ था, लेकिन खुद पर लगाए गए इस श्राप की वजह से मैं इतना दबा हुआ था कि मैं शायद मुगल ही बन गया था। यह अजीब बात थी कि उनसे नफरत के बावजूद मुझे अब एक मुगल की तरह जीना पड़ रहा था।
मेरे फॉलोअर्स मेरी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि उनके लिए यह नामुमकिन है क्योंकि मुझे इस नतीजे के बारे में बहुत पहले से पता था। इस धरती पर सिर्फ 2 ही ऐसे जीव थे जो मुझसे ये श्राप हटा सकते थे और दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था। पहला इसलिए क्योंकि वे मेरी तरह समझ जाते कि यह मेरा सही फल है और मैं इसके लायक हूँ। लेकिन दूसरा एक ऐसा जीव था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था कि 3 आर्टिफैक्ट इकट्ठा करने से मैं उसका मालिक बन जाऊंगा। मैं कितना भोला था। हेडिस या मौत, जैसा कि उसने पूरे इतिहास में खुद को बताया, एक देवता था और वे 3 आर्टिफैक्ट उन चीजों से ज्यादा कुछ नहीं थे जिन्हें पेवेरल ने उससे मिली जानकारी से बनाया था। तीनों भाइयों ने किसी तरह उससे कांटेक्ट किया और भगवान से ज्ञान मांगा, जो किसी अनजान वजह से मान गए। एंटोक ने वेरिटोलॉजी के बारे में सीखा और उस ज्ञान का इस्तेमाल करके उसने सबसे बड़ी छड़ी बनाई जो हर यूजर के साथ और ज्यादा पावरफुल होती गई और इस तरह उसका यूजर किसी भी दूसरे यूजर से ज्यादा पावरफुल हो गया। इग्नोटियस ने सीखा कि मौत के बाद की जिंदगी से किसी आत्मा को कैसे वापस बुलाया जाए और उसने एक ऐसा पत्थर बनाया जिसमें वह पावर थी। आखिर में हेड्रियन ने सीखा कि भगवान की नजर से भी कैसे छिपा जाए और इसे एक ऐसे कपड़े में डाल दिया जिससे वह मौत से भी छिप गया। तीनों भाइयों ने अपने आर्टिफैक्ट्स को पेवेरल ब्लडलाइन से बांध दिया, साथ ही एक श्राप भी लगाया जिससे मौत की नजर उन लोगों पर पड़ती थी जो इसका इस्तेमाल करते थे लेकिन उस ब्लडलाइन के नहीं थे। जैसा कि उस कहानी में बताया गया है, एंटोक ने अपनी रचना के बारे में डींगे हाँकी और उसे नींद में ही किसी ऐसे व्यक्ति ने मार डाला जो उस छड़ी को अपने लिए चाहता था। इग्नोटियस की कहानी बताई गई कहानी से ज्यादा दुखद थी क्योंकि उसने सच में अपनी पत्नी की आत्मा को बुलाया था और उसे दुनिया द्वारा ठुकराए जाने पर तड़पते हुए देखा था। कहानी में यह नहीं बताया गया था कि आखिरकार दुनिया में उसे बांधे रखने वाले जादू का तनाव और दुनिया का ठुकराया जाना एक अहम मोड़ पर पहुंच गया और उसकी आत्मा टूट गई। डर और गिल्ट से परेशान इग्नोटियस ने पछतावा करने के लिए खुद को मार डाला और भूत बनने से भी मना कर दिया ताकि उसे अंडरवर्ल्ड में किए अपने कामों की सजा मिल सके। फिर वो पत्थर उसके बच्चों को दे दिया गया, जो आखिरकार उसका मकसद भूल गए और उस अंगूठी को ही विरासत में मिली चीज मानने लगे जिससे वह जुड़ी थी। भाइयों में से सिर्फ हेड्रियन ही ऐसा था जिसका अंत अच्छा हुआ क्योंकि वह आजादी से रहता था, उसका एक परिवार था और जब वह जीने से थक गया तो उसने अपना चोगा अपने बेटे को दे दिया और नींद में चुपचाप गुजर गया। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब अब क्यों पता है और पहले क्यों नहीं, जबकि इससे मदद मिलती। जवाब ये था कि हेड्स, जो इतने समय से मेरी देखने की काबिलियत से चीजों की हिस्ट्री को छिपा रहा था, उसने मुझे ये देखने दिया जबकि मैं इसके बारे में कुछ भी करने में लाचार था। मैंने ये खुद भगवान के मुंह से नहीं सुना था, लेकिन मुझे पता था कि उसने मेरे कामों की एक्स्ट्रा सजा के तौर पर मुझे मानसिक तकलीफ देने के लिए ऐसा किया था। ये काम भी कर गया क्योंकि इसने मुझे उन कामों की डरावनी सच्चाई देखने पर मजबूर कर दिया जो मैंने इतनी बेसब्री से आर्टिफैक्ट्स को खोजने और आखिर में उनमें से एक छड़ी के रूप में पाने के बाद किए थे। मैंने सोचा था कि उस छड़ी से मैं दुनिया को जादुई शान के एक नए दौर में ले जा सकता हूँ जिसमें जादूगरों का राज होगा। ये सिर्फ घमंड था और मैंने ये तब सीखा जब एल्बस ने मुझे हराया और उस कसम से बांध दिया। फिर 50 साल बाद रेवेनक्लॉ लड़का अचानक सामने आया और भविष्य कांप उठा और मेरी नजर में 4 बिल्कुल नई टाइमलाइन में बंध गया। यह अविश्वसनीय था और हर एक को देखने के बाद मैं समझ सका कि उस लड़के ने ऐसा क्यों किया। वह तेजी से बढ़ा और अपनी तेजी और मास से अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों की किस्मत भी खींच ली। हेस्टिया के अमेरिका में आने के बाद निक ने तुरंत चुपके से अपने आइलैंड से सामान हटाना शुरू कर दिया। जिस जगह पर उसने सामान रखा वह उसकी तरफ से थोड़ी शरारती बात थी क्योंकि उसने सीधे हेफेस्ट से उससे चांद पर टेलीपोर्ट करवाया, जहां उसने आसमानी चीज में गहरी खुदाई की और गुफाओं का एक बड़ा सेट बनाया जिसे उसने बाहर के वैक्यूम स्पेस से मजबूत और अलग किया। फिर उसने गुफा सिस्टम में धरती जैसा माहौल बनाना शुरू किया, साथ ही हवा को सांस लेने लायक और सर्कुलेट करने के लिए पौधे और जादुई पंखे भी लगाए। इसके अलावा निक ने हेफेस्ट से उस जगह के हर इंच को वार्ड से कवर करने में मदद ली ताकि कोई देवता भी बिना सही कोऑर्डिनेट्स के उस जगह को न ढूंढ सके। वह इसमें खास तौर पर माहिर थी क्योंकि उसने अपना बहुत सारा समय दूसरे देवताओं से दूर अपने काम को छिपाने में बिताया था, जो या तो उसके काम के बारे में जानने को उत्सुक थे या ज़्यूस ये पक्का कर रहे थे कि वह फिर से बगावत करने और दूसरे देवताओं की योजनाओं को बर्बाद करने की योजना न बना रही हो। कई बार हेरा को उसकी गलतियों के बारे में पता चला क्योंकि हेफेस्ट ने उसकी मां को बताया था, ये जानते हुए कि इससे वह मुसीबत में पड़ जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि पिता और बेटी के बीच का रिश्ता बहुत प्यार नफरत वाला था क्योंकि पिता को बेटी की स्किल पसंद थी लेकिन वह उससे एक इंसान के तौर पर नफरत करता था। ये सीक्रेट मून बेस निक के भागने की जगह बनने वाला था,
अगर ज़्यूस उसे ढूंढने आता। जब निक ने आइलैंड पर वापस जाने का टेलीपोर्टेशन तरीका सेट किया, उसने जो तरीका चुना वो उसे सिस्टम से अच्छे 2 लाख पॉइंट्स में खरीदना पड़ा। पोर्टल गेट्स। पोर्टल गेट्स असल में दरवाजों का एक सेट था जो स्पेस में 2 पॉइंट्स को जोड़ता था ताकि आप एक गेट से अंदर जा सके और दूसरे से बाहर निकल सके, चाहे दूसरा गेट कितना भी दूर क्यों ना हो। एक तरह से यह असल में स्पेशल मैजिक का एक एडवांस्ड इस्तेमाल था जिसे एक जादू के रूप में सेट किया गया था, जिसे इस्तेमाल करने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। गेट बनाना ही एकमात्र हिस्सा था जिसमें हेफेस्ट की दिलचस्पी थी, क्योंकि उसे स्पेशल मैजिक की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फिर भी गेट को एक खास तरीके से बनाने की जरूरत थी जिसमें उसकी दिलचस्पी हो, और इसलिए उन पर काम उसके और निक के बीच बंट गया। फाइनल प्रोडक्ट 2 गोल आर्च का एक सेट था जिसके चेहरों पर 12 सिंबल थे और एक स्लाइडर था जो पासवर्ड बनाने वाले सिंबल को चुनने के लिए घूमता था। एक बार चुनने के बाद आर्चवे एक पल के लिए चमक उठे, क्योंकि एनर्जी का एक सिल्वर मिरर जैसा प्लेन उनके पूरे अंदर तक फैल गया था, और फिर देखा कि दूसरी आर्चवे की दूसरी तरफ क्या है। इससे खुश होकर निक ने इनमें से एक गेट अपने मून बेस में रख दिया और अपना सामान वहीं ले जाना शुरू कर दिया, जबकि वह सामान पीछे छोड़ दिया जिसे वह खोने को तैयार था। हेफेस्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह आइलैंड पर थी या चांद पर सामान बना रही थी, इसलिए निक ने असल में अपने असली सामान से बहुत कम क्वालिटी के कुछ नकली सामान को छोड़कर पूरी हवेली साफ कर दी। डॉटी और लुकास इस बात को लेकर कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने इस पर ज्यादा हंगामा नहीं किया क्योंकि इससे उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। सीरियस और दूसरे सरकारी लोग भी ऐसे ही थे। उन्होंने ये नोटिस किया और यह भरोसा मिलने के बाद कि निक शहर में सबको छोड़कर नहीं जा रहा है, उन्होंने इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। निक ने इस बीच शहर की सुरक्षा और तैयारियों को जितना हो सके उतना बढ़ाने का पक्का किया, जिससे सभी पूरी तरह ठीक थी क्योंकि इससे उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। इससे पेट्रोलिंग टीम का लोड भी हल्का हो गया ताकि वे आराम कर सके, क्योंकि डिफेंस सबसे ताकतवर जानवर के खिलाफ भी कुछ समय के लिए टिके रहेंगे। टियर 5 जानवरों का एक साथ आना अभी भी बहुत जल्दी था, इसलिए टियर 4 उस समय किसी भी नॉर्मल जानवर के लिए सबसे ताकतवर था। कुछ टैलेंटेड ड्रैगन या दूसरे ताकतवर जीव बेशक टियर 5 तक पहुंच गए थे, लेकिन वे दुनिया भर में मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं थे। इस पूरे प्रोसेस में और 3 महीने लग गए और जैसे बिल्कुल सही समय पर जब बेल्टेन पहुंचा तो माना फिर से बढ़ गया, फिर न्यू नॉर्मल पर वापस आ गया और पूरी दुनिया में जोरदार गड़गड़ाहट सुनाई दी। ज़्यूस वापस आ गया था। निक के क्राफ्टिंग स्टाइल के बारे में सब कुछ जानने के बाद हेफेस्ट और ताकतवर हो गई थी, लेकिन फिर भी वह आवाज सुनकर घबरा गई। ज़्यूस एक जालिम इंसान की तरह ये पक्का कर रहा था कि पूरी दुनिया को उसकी वापसी के बारे में पता चले, और थोड़ी देर के लिए निक को लगा कि उसके कुछ इलाके स्काईफाडर्स से जुड़ रहे हैं, इससे पहले कि भगवान ने दिखावा करना बंद कर दिया। उसे पक्का नहीं पता था कि भगवान ने खुद उन्हें महसूस किया है या नहीं, लेकिन वह रिस्क लेने को तैयार नहीं था क्योंकि वह तुरंत चांद पर चला गया। जैसा कि पता चला, उस सवाल का जवाब हाँ था। असल में उसे भी ऐसा ही लगा, लेकिन ज़्यूस को यह भी लगा कि निक के डोमेन उसके डोमेन की तुलना में बताने लायक नहीं थे, और उसने तब तक इसे नजरअंदाज करने का फैसला किया जब तक कि 3 अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल्स का ध्यान नहीं रखा गया। ज़्यूस को खुद को बंद करने से पहले ये लग रहा था कि वह अकेला भगवान बचेगा, और फिर भी उसने देखा कि असल में 3 थे। इससे उसकी योजनाएं खराब हो गई क्योंकि वह इस बार अपने देवताओं के समूह को पूरी तरह से फिर से बनाने वाला था। इस बार वह विरोध नहीं था, ये जानकर कि अभी भी जिंदा 2 देवता उसकी बड़ी बहन है जिसे वह चुनौती नहीं दे सकता था, और उसका बड़ा भाई जिससे वह अपने डोमेन की वजह से हमेशा सावधान रहता था। इसका मतलब था कि इस प्लान को कुछ हद तक खत्म करना होगा। ये फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन वह अगर कुछ और नहीं तो एडजस्ट करने वाला था, इसलिए उसने अपना ध्यान उस देवी पर लगाया जिसके लिए वह कुछ कर सकता था, हेफेस्ट। उसने उसके आने से बहुत पहले ही महसूस कर लिया था कि वह आ रहा है, क्योंकि ऊपर आसमान में एक जोरदार तूफान उठने लगा था, लेकिन वह आइलैंड के ऊपर ज़्यूस का सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। हेफेस्ट ने इसके बजाय अपना हथौड़ा उठाया जिसे वह हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी और खुले समुद्र के ऊपर अपने पिता से मिलने के लिए आइलैंड से बाहर निकल गई। जब वह पहुंची तो उसने देखा कि वह घमंड से आसमान में खड़ा है। ज़्यूस एक लंबा मस्कुला आदमी था जिसके बाल एकदम सफेद थे और घनी दाढ़ी थी, जो उसके गुस्से वाले चेहरे के साथ मिलकर उसे जरूरत से ज्यादा बूढ़ा दिखा रही थी। उसके दाहिने हाथ में एक चमकता हुआ सुनहरा भाला था जो बिजली के बोल्ट जैसा दिख रहा था। उसके चारों ओर हवा गरज रही थी और पास के आसमान से बिजली चमक रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी हिम्मत से अपनी मौत का सामना करोगे। शायद तुम उतने बड़े गलत नहीं हो जितना मैंने सोचा था।
यही तुम्हारा एकमात्र मौका है, मेरी बात मानो और मैं तुम्हें एक बार फिर सेवा करने के लिए जिंदा छोड़ दूंगा। ज़्यूस ने गहरी आवाज और सख्त चेहरे के साथ गुस्से से कहा। हेफेस्ट्स ने गुस्से से कहा, मैं मना करती हूँ, उसने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही उसने अपना हथौड़ा आगे की ओर घुमाते हुए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। ज़्यूस की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसकी ताकत उससे थोड़ी ही कमजोर थी, न कि पहले की तरह भगवान होने के निचले स्तर पर। जब वह इस बात से हैरान रह गया तो उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ गई और समुद्र फट गया, जिससे मीलों नीचे समुद्र का तल दिखाई देने लगा, जो उसके प्रहार से फट गया। हेफेस्ट जानता था कि यह उसे मारने या सच में इतना नुकसान पहुंचाने के लिए काफी नहीं था और उसने ज़्यूस पर एक के बाद एक वार किए ताकि उसका फायदा उठा सके। समुद्र का तल और भी ज्यादा फटता गया, जबकि दुनिया हर वार के साथ थोड़ी थोड़ी हिलती रही। बस, ज़्यूस गुस्से से चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से बाहर की ओर फटा। इस धमाके से समुद्र तल पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जब वह हेफेस्ट की तरफ तेजी से बढ़ा और उस पर जानलेवा हमला करते हुए अपना भाला निशाना साधा। भाले में अपनी ताकत भरी और उसे बीच में ही आगे बढ़ाया तो भाला चमकने लगा। हेफेस्ट ने अपने हथौड़े में अपनी ताकत भरी और उसे सीधे वार से टकराने के लिए नीचे किया। भाले का सिरा हथौड़े के सिरे से टकराया और ताकतों की टक्कर से एक न्यूक जैसा शॉकवेव निकला। तुम्हें लगता है कि तुम ये जीत सकते हो, कितने भोले हो, ज़्यूस गुस्से से चिल्लाया। मुझे जीतने की जरूरत नहीं है, मुझे बस हारने की जरूरत नहीं है। हेफेस्ट ने वापस भेजा और ज़्यूस को आखिरकार समझ आ गया कि वह क्या करने वाली थी, क्योंकि उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके माथे की नसें धड़कने लगी थी। क्यों, हर चीज मेरे रास्ते में क्यों आ रही है? मेरी बात याद रखना, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वह दहाड़ा और दूर भाग गया। हेफेस्ट यहाँ मौत से लड़ने नहीं आया था जैसा उसने सोचा था, बल्कि उसे कमजोर करने आया था ताकि कोई और उसे खत्म कर सके। इससे भी बुरी बात यह थी कि वह अपनी अभी की पावर से उसे सच में मार सकती थी, क्योंकि उसका लाइटनिंग डोमेन अपने आप उसके मेटल डोमेन के सामने कमजोर था। मेटल बिजली के सबसे ताकतवर बोल्ट को भी दूसरी तरफ मोड़ देता है, क्योंकि बिजली का स्वभाव था कि वह सबसे कम रुकावट वाला रास्ता अपनाए। ज़्यूस ने इस बात का ध्यान रखा था कि उस डोमेन वाला कोई भी देवता उसके पावर लेवल के पास न आए ताकि ऐसा न हो। पहली नजर में वह घमंडी और लापरवाह था, लेकिन सच तो ये था कि वह बहुत स्मार्ट था और अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह जानता था। जबकि हेफेस्ट का मेटल डोमेन उसकी बिजली के लेवल का नहीं था, उसकी कच्ची पावर ने उस अंतर को पूरा कर दिया, इसलिए भले ही ये परेशान करने वाला था, वे बराबरी पर थे। हेफेस्ट ने उसके पिता का पीछा नहीं किया, भले ही उन्होंने उसे धमकी दी थी कि वह इसे पूरा करेगा। अपने दादा की लिखी किताब की वजह से वह जानती थी कि इस समय उसे खत्म करने का फैसला सिर्फ निक का है। अगर वह फेल हो गया तो भविष्य में ये किसी और की किस्मत बन सकती है, लेकिन अभी इस बारे में सोचना ठीक नहीं था। वह आइलैंड पर लौटी और निक को बताया कि ज़्यूस कुछ समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन वह जरूर वापस आएगा। ये निक के लिए राहत की बात थी, क्योंकि वह टियर 6 के आसपास भी नहीं था, उस पावर लेवल से तो बिल्कुल भी नहीं जो उसे ज़्यूस का सामना करने देता। तुम्हें क्या लगता है कि उसके और भी मजबूत होकर लौटने में कितना समय लगेगा? उसने गंभीरता से पूछा। ये किस्मत पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर वह लकी रहा तो वह 1 साल के अंदर अपने डोमेन में बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा, और अगर वह अनलकी रहा तो उसे अपनी जीत पर भरोसा करने के लिए काफी तरक्की करने में 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं। उसने ईमानदारी से कहा, और निक उस टाइम टेबल को देखकर भौंचक्का रह गया। अगर वह थोड़ी जल्दी करे तो टियर 6 तक पहुंचने के लिए 1 साल काफी हो सकता है, लेकिन उसे शक था कि टियर 7 तक पहुंचने के लिए 100 साल भी काफी होंगे। तुम परेशान लग रहे हो, क्यों? हेफेस्ट ने उसका एक्सप्रेशन देखकर कंफ्यूज होकर पूछा। टियर 5 तक पहुंचने के बाद मेरी प्रोग्रेस काफी धीमी हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं 1 साल में टियर 6 तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं 1 सदी में टियर 6 तक पहुंच पाऊंगा। निक ने ईमानदारी से कहा। मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी है। तुम पहले से ही टियर 6 पर हो, या कम से कम कुछ हद तक उस पॉइंट पर हो, उसने कहा, और निक जम गया। समझाओ, उसने पूछा। टियर 5 किसी के माना को उसके डोमेन में बदल रहा था, लेकिन टियर 6 खुद को अपने डोमेन से बनी एक प्योर एनर्जी स्टेट में बदल रहा है। तुमने खुद को पहले ही एक प्योर एनर्जी स्टेट में बदल लिया है, और बस तुम्हारे डोमेन को जोड़ना बाकी है, जो तब होना चाहिए जब तुम्हारा माना पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि तुम एक भगवान हो जो बनने का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा माना पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होते ही टियर 7 तक पहुंचना लगभग पक्का है। उसने मुस्कुराते हुए समझाया। तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे जब तुमने कहा कि मैं वहां पहुंचते ही समझ जाऊंगा।
निक ने नकली गुस्से में कहा। जब उसे अभी अभी बहुत बढ़िया खबर मिली थी तो वह गुस्सा कैसे हो सकता था। कोई हैरानी नहीं कि यह समझना इतना मुश्किल था। मैंने असल में 7 से पहले के 2 टियर छोड़ दिए थे, जिसका मकसद किसी को दिव्य बनने और खुद को सीधे भगवान के बराबर अस्तित्व के लेवल पर लाने के लिए तैयार करना है। मैं इस समय बस पीछे चल रहा हूँ। निक ने खुद को नीचा दिखाते हुए हंसते हुए सोचा। वह इस बात को लेकर इतना परेशान था कि ज़्यूस को धमकी देने के लिए उसे कितना मजबूत बनने में समय लगेगा कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसने पहले ही कितना बड़ा शॉर्टकट ले लिया है। इस नई समझ के साथ निक अब ज्यादा रिलैक्स था और उसे अब टाइम की इतनी कमी महसूस नहीं हो रही थी। अगर वह इसे आगे नहीं बढ़ाता तो भी निक को यकीन था कि वह ज्यादा से ज्यादा 2 साल में टियर 5 के आखिर तक पहुंच जाएगा, और अगर वह इसे तेज करता है तो 1 साल से थोड़ा कम समय में। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे डोमेन को बेहतर बनाना बेहतर होगा जब तक मेरा माना नेचुरली कन्वर्ट नहीं हो जाता, या मैं अपना टाइम किसी और काम में लगाऊं? उसने पूछा और वह सोचने लगी। तुम्हारे डोमेन जितने मजबूत होंगे, भगवान बनने पर तुम उतने ही ज्यादा पावरफुल होगे, इसलिए भले ही ये तुम्हें धीमा कर दे, तुम जब तक कर सकते हो उन्हें बेहतर बनाने में गलती नहीं कर सकते। उसने मदद करते हुए कहा। मुझे लगता है कि मुझे अगला क्राफ्टिंग स्टाइल पूरा करना चाहिए जो मैंने बनाया था, निक ने कहा, और आखिरकार उस फ्री क्राफ्टिंग स्टाइल को कैश इन करने का फैसला किया जिसे वह इस्तेमाल कर रहा था। असल में वह ट्वाइलाइट स्टाइल में मास्टर करना चाहता था या मास्टर करने के करीब पहुंचना चाहता था, लेकिन हेफेस्ट की मदद से उन्होंने इसे पहले ही जितना हो सके उतना आगे बढ़ा दिया था, क्योंकि मटेरियल को दूसरे एन्चेंटमेंट में कैसे फ्यूज करना है ये पता लगाने के अलावा उन्होंने इसके बारे में सब कुछ पहले ही समझ लिया था। ओह, क्या बात है, हेफेस्ट ने एक्साइटेड होकर पूछा और उसे जल्दी जवाब देने के लिए उससे सट गई। उसके ब्रेस्ट बड़े नहीं थे क्योंकि इससे उसके काम में रुकावट आती, लेकिन फिर भी उसके बस्ट का साइज अच्छा था जिसे वह अब निक के हाथ से दबा रही थी। उसका दिमाग एक पल के लिए शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि वह चुप हो गया था, फिर वह अचानक उससे अलग हो गया और अजीब तरह से उससे अलग हो गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें बस इंतजार करना होगा, उसने अपने चेहरे की लाली छिपाने की कोशिश करते हुए कहा। हेफेस्ट ने मुंह बनाया लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और निक को इस पर फोकस करने दिया क्योंकि वह एक नया क्राफ्टिंग मेथड सीखने के लिए उत्सुक थी। ज़्यूस बेशक उनके बीच होने वाले रीमैच के लिए अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह बराबरी बनाए रखने के लिए अपनी पावर को बहुत बेहतर करना चाहती थी। ज़्यूस के साथ आखिरी लड़ाई निक की किस्मत में हो सकती है, लेकिन वह कम से कम अपने पिता को तब तक रोक सकती थी जब तक वह तैयार न हो जाए। हालांकि ये कहने के बाद उसने अपना ध्यान उस डोमेन पर लगाया जो उसके पास था और जो उसके क्राफ्टिंग डोमेन से काफी पीछे रह गया था, उसका मेटल डोमेन। ज़्यूस से टकराव के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह उसके बिजली वाले डोमेन को नेचुरली काउंटर करता है। इस बात से उसे बहुत सी ऐसी बातें पता चली जिनके बारे में वह पहले कंफ्यूज थी। उनमें से पहली बात यह थी कि ज़्यूस हमेशा उसे उसकी पावर में पहले किए गए किसी भी सुधार के लिए इतनी सजा क्यों देता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे इस बात से नफरत थी कि वह एक औरत के तौर पर पैदा हुई थी, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि वह उसे उसके सिंहासन से हटा सकती है। इससे ये समझ में आया कि एथेना के साथ इज्जत से पेश आया जाता था, जबकि वह उन डोमेन में पैदा हुई थी जिन्हें पुरुष डोमेन भी माना जाता था, फिर भी उससे नफरत की जाती थी और उसका अपमान किया जाता था। निक को देवी के विचारों के बारे में नहीं पता था, लेकिन अगर उसे पता भी नहीं होता तो भी वह शायद उनसे सहमत होता। वह खुद ज़्यूस से कभी नहीं मिला था, लेकिन भविष्य में किसी संभावित खतरे को दबाने के लिए देवताओं की क्रूरता के बारे में जो उसने सुना था, उससे उसे यह बात सही लगी। अब देखना है कि यह नया क्राफ्टिंग स्टाइल क्या होगा। निक ने ध्यान भटकाने वाले विचारों को हटाने के लिए अपना सिर हिलाते हुए सोचा। अपना फ्री ड्रॉ बिताते हुए निक ने देखा कि रूलेट व्हील 1 मिनट तक घूमता रहा और फिर खत्म होकर निमिया स्टाइल पर आ गया। निक को ये नाम पता नहीं था, लेकिन ये देखते हुए कि उनके दूसरे 2 स्टाइल के बारे में भी यही कहा जा सकता था, उन्हें लेने से पहले ही कोई बड़ी बात नहीं थी। हमेशा की तरह पहिया इंद्रधनुषी रंग की धुंध में बदल गया जो उनके दिमाग में बह गई और उन्हें स्टाइल के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी दी। तुरंत निक के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया क्योंकि यह स्टाइल उनके लिए शक की हद तक परफेक्ट था। इस स्टाइल की बेसिक बातों में 2 तरह की आत्माओं की स्पिरिचुअल एनर्जी लेना शामिल था जो नेचर में बिल्कुल उल्टी लगती है, और उन्हें एक चीज के अंदर मिलाकर एक तरह की सिम्बायोटिक आर्टिफिशियल आत्मा बनाना शामिल था जो उस आत्मा के असली गुण ले लेती थी जिससे वह जुड़ी होती थी। फाइनल रिजल्ट एक ऐसा हथियार था जो इसे चलाने वाले के लिए खास था, जिसे ज़नपाकुटो के नाम से जाना जाता था।
लेकिन बात यह थी कि इस स्टाइल को बिल्कुल भी मैजिकल नहीं माना जा सकता था और इसलिए मुगल भी ज़नपाकुटो रख सकते थे और नतीजतन ताकतवर बन सकते थे क्योंकि हथियार लगभग पूरी तरह से आत्मा और शरीर की ताकत पर आधारित थे। दूसरे शब्दों में, निक आखिरकार अपने लोगों को सस्टेनेबल तरीके से हथियार दे सकता था। एन्चांटेड आइटम सभी अच्छे थे लेकिन वे स्टैटिक थे और बिना किसी सुधार के एक जैसे लेवल पर ही परफॉर्म कर सकते थे जब तक कि उनमें ग्रोथ एट्रीब्यूट न हो। लेकिन हर बने हुए इक्विपमेंट में उन्हें जोड़ना महंगा और बहुत ही बेकार था, इसलिए निक ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन ये पूरी तरह से अच्छी खबर नहीं थी क्योंकि इस नए स्टाइल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ज़नपाकुटोस बनाने के लिए जिन दो तरह की आत्माओं की जरूरत थी वे इस दुनिया में नेचुरली मौजूद नहीं थी। हॉलोज और सोल रीपर्स इस दुनिया में कोई चीज नहीं थे और इसलिए उन्हें ध्यान से और आर्टिफिशियली बनाना पड़ता था। निक की किस्मत आखिरकार खत्म हो गई थी कि उसकी दुनिया के हिसाब से स्टाइल बनाने में उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। पहले के दो तरीके इस दुनिया के नेचुरल ऑर्डर के हिसाब से अलग थे, लेकिन फिर भी उसी में आते थे और इसलिए उन्हें आसानी से जोड़ा जा सकता था। लेकिन इसके लिए एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो थी ही नहीं, जिससे हालात नाजुक हो गए। जिस दुनिया से यह नया स्टाइल आया था, उसके उलट इस दुनिया में आत्माएं मौत के बाद नेचुरली हॉलो या सोल रीपर बनने से पहले इधर उधर नहीं घूमती, बल्कि वे सीधे अंडरवर्ल्ड में मौत के बाद चली जाती हैं या अनजान दुनिया में चली जाती हैं। हॉलो और सोल रीपर बनाने के लिए इस प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ करना बहुत रिस्की था। सबसे अच्छे हालात में दुनिया इस नए बदलाव को मान लेगी और उस तरह की आत्माएं अपने आप दिखने लगेंगी, जिससे सचमुच सभी के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। स्टाइल के साथ मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी आत्माओं में ट्रेनिंग या बस जिंदा रहकर और काफी कुछ खाकर इतनी खतरनाक ताकत छोड़ने की क्षमता थी कि वे न्यूक लेवल की मारक ताकत छोड़ सकें। सबसे बुरी हालत यह थी कि दुनिया खुद ही दखल को सीधे मना कर दे और निक को उसकी कोशिश के लिए मार डाले। यह कोई सीधी सादी सजा भी नहीं थी, बल्कि दुनिया सीधे उसे मिटाने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है कि सिस्टम के पास इसका हल था, दोनों तरह के आत्माओं के खास गहनों में स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में। निक के लिए बस एक ही दिक्कत थी कि ये गहने बहुत महंगे थे। हर एक की कीमत 5 लाख पॉइंट्स थी और भले ही उसके अभी के कामों से उसे आजकल हर एक से लगभग 700 सिस्टम पॉइंट्स मिलते थे, जो उस समय उसका लगभग पूरा स्टॉक था। दुख की बात है कि निक इस खरीद के दर्द को सह ही सका क्योंकि यह नया स्टाइल उसके आज के समय के लिए बहुत ज्यादा काम का था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकता था। असल में यह उतना बुरा नहीं था क्योंकि निक बस समय में पीछे जाकर पॉइंट्स बना सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पूरी तरह कंगाल हो जाना एक मजेदार अनुभव था। निक ने खरीदे हुए दो गहनों को देखा और यह मानने से खुद को रोक नहीं पाया कि वे बहुत सुंदर थे। सोल रीपर टाइप की स्पिरिचुअल एनर्जी वाला गहना चमकदार नीला था और ऐसे घूम रहा था जैसे उसमें चलते हुए बादल हों। लेकिन खोखला गहना लाल, हरे, पीले, बैंगनी और काले रंग का एक वाइब्रेंट मिक्स था जो दूसरे गहने की तरह ही घूम रहा था, लेकिन इस बार अस्त व्यस्त तरीके से। अजीब तरह से निक को खोखली एनर्जी की तरफ लगभग खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कि यह उसका कोई खोया हुआ हिस्सा हो जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वह खोया हुआ है। गहराई से खोजने पर उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यह तड़प उसके डेड्रिक नेचर से आ रही थी और उसे पता चला कि यह ऐसा क्यों कर रहा था। जब कोई आत्मा वाला जीव मर जाता था तो हॉलो बन जाते थे और वे जिंदा लोगों की दुनिया में बहुत लंबे समय तक रहते थे। कई लोगों का मानना था कि आत्माएं असल में उस दुनिया में सोल रीपर की मदद के बिना भी गुजर सकती हैं, लेकिन उस मदद के बिना कई हॉलो बन गई क्योंकि मरने के साथ आगे क्या होगा ब्रोशर नहीं आया। सोल रीपर्स वो आत्माएं थी जो मदद के साथ या बिना मदद के आध्यात्मिक दुनिया में सफलतापूर्वक चली जाती थी। वैसे भी खोखली आत्माएं एक तरह से आदिम प्राणियों में बदल जाती थी जो ज्यादा ताकतवर बनने के लिए अपनी बुरी आदतों को फॉलो करती थी। बदकिस्मती से इसका मतलब था कि वे आमतौर पर दूसरी आत्माओं को खाकर आध्यात्मिक एनर्जी खर्च करती थी। निक का डेड्रिक नेचर इस तरह से इसलिए काम कर रहा था क्योंकि हॉलो असल में डेड्रा से बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन इतने अलग भी थे कि वे मिलकर एक ज्यादा परफेक्ट प्राणी बनाना चाहते थे। निक सच में पक्का नहीं था कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि यह नहीं पता था कि वह क्या बनेगा। यह एक ऐसी सिचुएशन थी जो पहले कभी नहीं हुई थी क्योंकि इससे पहले किसी डेड्रा को हॉलो एनर्जी का सामना नहीं करना पड़ा था और इसका उल्टा भी सच था। हालांकि सभी सबूत पॉजिटिव नतीजे की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि सच में ऐसा ही था। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा करने से पहले सबको बता देना चाहिए, बस ऐसे ही। निक ने हेफेस्ट्स को ढूंढने के लिए उठते हुए सोचा।
उसे नए स्टाइल से मिली जानकारी को समझने में कुछ दिन लग गए थे क्योंकि इसमें बहुत सारी नई जानकारी शामिल थी। सिर्फ बहुत एडवांस चीजें ही नहीं, बल्कि उस दुनिया से देखी गई चीजों की बेसिक बातें भी, जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी की बनावट और मैनिपुलेशन। इस स्टाइल को सीखने से पहले जो जानकारी निक को थी, उसके अलावा वह इस बात पर भी शर्त लगाने को तैयार था कि वह आत्माओं के बारे में सबसे ज्यादा जानकार है या कम से कम दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा जानकार है। लेकिन इस नई समझ के साथ निक को यह भी समझ आ गया था कि आत्माओं के साथ उसके पहले के एक्सपेरिमेंट कितने बुरे थे। सच कहूं तो ये शर्मनाक था क्योंकि वह एक बच्चा हो सकता था जो टेस्टी ट्रीट पाने की उम्मीद में दो तरह के खाने को आपस में मिला रहा हो। स्पिरिचुअल एनर्जी उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी और इस नए स्टाइल को पाने से पहले की समझ में जो बड़ा फर्क था, उसे नए स्टाइल से मिलाना मुश्किल था। हेफेस्ट चांद पर नए क्राफ्टिंग रूम में था जब निक ने उसे पाया। वह एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी जिसमें एक रूनिक एन्चेंटमेंट को लाइट मटेरियल के साथ मिलाना था, इसलिए उसने खुद को बताने से पहले उसके पूरा होने का इंतजार किया। वह फेल हो गई लेकिन इससे परेशान नहीं दिखी और निक को देखकर खुशी से मुस्कुराई भी। मुझे लगता है कि तुमने यह नया स्टाइल पूरा कर लिया है, उसने उत्सुकता से पूछा। निक ने सिर हिलाया और उसे मोटे तौर पर समझाया, साथ ही कुछ डिटेल्स को छोड़ दिया या थोड़ा बदल दिया ताकि स्टाइल की असली शुरुआत गलती से पता न चल जाए। मैंने अपनी रेस के बारे में भी थोड़ी बड़ी बात की है और हो सकता है कि मैं कुछ समय के लिए उपलब्ध न रहूं क्योंकि मैं खुद में ये बदलाव कर रहा हूं, निक ने आखिर में कहा और देवी चिंतित दिखी। क्या ये खतरनाक है? उन्होंने चिंतित नजरों से पूछा और निक ने बेबसी से कंधे उचका दिए। मुझे नहीं पता, उन्होंने ईमानदारी से कहा। निक को ये थोड़ा अजीब लगा कि सिस्टम खुद ही उसकी जाति को किसी अनजान दिशा में धकेल रहा था। यह इत्तेफाक की बात लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे जोड़कर देखें तो शुरुआत में भी जब उसे सेलिब्रम बोर स्टाइल मिला था तो सिस्टम में एक एरर था जहां निक एक एल्फ में बदलने लगा था। यह अपने आप में पहली शक वाली बात थी क्योंकि दो और स्टाइल मिलने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शायद ट्वाइलाइट स्टाइल के लिए यह बात सही थी, लेकिन नया स्टाइल सचमुच एक प्योर स्पिरिचुअल इंसान ने प्योर स्पिरिचुअल लोगों के लिए बनाया था। दूसरी शक वाली बात यह थी कि जब उसने नेचर के रिचुअल के तहत प्लानिंग शुरू की तो सिस्टम ने उसे मिशन रिवॉर्ड के तौर पर एक डेड्रा हॉर्ड दिया। इसके बाद उसके अपने एसेंस ने थोड़ी सी डेड्रिक नेचर ले ली थी। उसकी छड़ी को एक असली इत्तेफाक माना जा सकता है क्योंकि सिस्टम का इसमें कोई रोल नहीं था और सेलेस्टियल बर्ड स्पिरिट फ्रेगमेंट का उसकी रेस के साथ मिलना भी इसका एक हिस्सा था। आखिरी शक वाली बात यह थी कि सिस्टम के पास जितनी भी किताबें थीं, उनमें से उसे वह डेड्रिक किताब मिल गई जिसमें बताया गया था कि किसी दायरे को खुद से कैसे जोड़ा जाए। किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह पक्का टियर 7 का ज्ञान था जो हेफेस्ट ने उसे बताया था, इसलिए उसे इतनी जल्दी यह ज्ञान नहीं मिलना चाहिए था। अब उसे पता चला कि जिस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी उसे नए स्टाइल को इस्तेमाल करने के लिए चाहिए थी, वह उसकी रेस को फिर से अपग्रेड करने के लिए सही थी। वह इस पर यकीन नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझे सुन सकते हो सिस्टम, मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, निक ने कहा और कुछ पलों के लिए उसे लगने लगा कि वह बस पैरानॉइड हो रहा है। तो खेल खत्म हो गया, मैं मान लेता हूँ। जवाब देने की जहमत मत उठाना क्योंकि यह एक मैसेज है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है, अगर तुम अपने सिस्टम के सीक्रेट फंक्शन पर ध्यान दोगे जो मैंने तुम्हें दिया है। सिस्टम ने निक की नजर में टेक्स्ट की एक लाइन डाल दी जिससे उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने हमेशा यह माना था कि उसके मरने के बाद उसकी आत्मा में किसी चीज ने दखल दिया होगा, वरना उसे यकीन नहीं था कि वह इस दुनिया में एक सिस्टम के साथ कैसे आ गया। अब उसे सच में पता था कि वह यहाँ डिजाइन के हिसाब से था और उसकी अभी की हालत इस जीव के प्लान का हिस्सा थी। आप शायद कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने अब तक किसी खास मकसद के लिए आपके कामों को कंट्रोल किया है ना? जवाब मत दो, मुझे पहले से पता है, हायर डायमेंशनल एंटिटी होने के फायदे और वो सब। सच कहूं तो आप पूरी तरह गलत हैं। देखो, मैंने तुम्हें उस दुनिया में रखा और तुम्हें अपना मनोरंजन करने का सिस्टम दिया। आखिर हमेशा रहना काफी बोरिंग होता है। अगर तुम कठपुतली हो तो ये पूरा आइडिया बेकार है क्योंकि तब मुझे हमेशा पता रहेगा कि चीजें कैसे होंगी। खैर, मैं थोड़ा टॉपिक से हट गया, तो चलिए असल बात पर वापस आते हैं। सिस्टम का सीक्रेट फंक्शन जो मैंने आपको दिया था। देखिए, ये सिस्टम आपके लिए एक तरह का स्पेशल चीट है, बस आपको इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करनी होगी, जो मुझे लगता है कि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपने किया होगा। हालांकि सीक्रेट फंक्शन थोड़ा सरप्राइज था जिसे मैंने ये देखने के लिए जोड़ा कि आखिर में आपको क्या मिलता है। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपके मौजूदा रूप के हिसाब से रेशियल इंप्रूवमेंट ऑप्शन को सामने लाए। हाँ,
असल में उन ऑप्शन को लेना पूरी तरह से आप पर है, क्योंकि सिस्टम बस आपको उनके बारे में बताता है। एक एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर मैंने ये पक्का किया कि जो चीजें पॉप अप हों वे सिर्फ वही हो जिनके सफल होने का चांस ज्यादा हो, क्योंकि पहले वाले में मरना काफी बोरिंग होता है। इस मैसेज के लिए बस इतना ही, और याद रखना कि मैं हर समय आपके साथ हूँ। टेक्स्ट खत्म हो गया और निक इसे पढ़ना शुरू करने से ज्यादा कंफ्यूज हो गया। मैसेज ने उसके मन में जितने जवाब दिए उससे ज्यादा सवाल छोड़ दिए, लेकिन कम से कम उसे अब पता था कि वह इस दुनिया में कैसे आया। ज्यादातर ऐसा लगता है कि यह कोई ऐसी अजीब चीज थी जिसे समझा नहीं जा सकता और जो जाने पहचाने डायमेंशन से बाहर मौजूद है। कम से कम ये जानकर अच्छा लगा कि मुझे कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, या मैं ऐसी किसी चीज पर भरोसा भी कर सकता हूँ जो ये सब कर सकती है। उफ, अब मेरे मन में बहुत सारे सवाल और शक हैं। निक की सोच उसकी स्थिति की इस नई समझ से टकरा रही थी। आखिर में निक ने इस नई जानकारी को नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह इस पर फोकस करता है या नहीं, या कम से कम उसने यही करने की कोशिश की थी। लेकिन इस तरह की खबरों पर ध्यान न देना काफी मुश्किल था। शुक्र है कि कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका ध्यान हट गया, क्योंकि हेफेस्ट्स ने एक कच्ची असोची बनाई, एक हथियार वाली आत्मा जो तब तक खाली थी जब तक उस पर किसी की आत्मा का सार न छप जाए। हालांकि हेफेस्ट्स इस बात से खुश नहीं था कि यह चीज मुश्किल से काम कर रही थी और अपने बनाने वाले के खिलाफ हिंसक हो सकती थी, जो बनाने की प्रक्रिया में हुई गलतियों का संकेत था। इस मामले में हॉलो और सोल रीपर एनर्जी का गलत रेशियो था और हॉलो एनर्जी बहुत ज्यादा थी। निक ने यह समझाया और देवी ने असोची को फिर से कोशिश करने के लिए तोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, जबकि निक ने थोड़ी ज्यादा हॉलो एनर्जी अपने लिए ले ली। जब उसने एनर्जी को अपने एसेंस में लिया तो वह हैरानी की बात थी कि वह उसकी बात मान रही थी। एक दिन बाद भी निक ने खुद में ज्यादा बदलाव नहीं देखा था और सोचा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने काफी एनर्जी इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन उसी समय उसकी पूरी आत्मा दर्द से कांप उठी। साफ तौर पर हॉलो एनर्जी उसके एसेंस के उस हिस्से में इंतजार कर रही थी जो उसके माना से जुड़ा था, और उस हिस्से पर इस समय उसके डोमेन ट्रांजिशन का असर पड़ा था। पहले बदली हुई एनर्जी तेजी से फिर से बदल गई, क्योंकि खोखली एनर्जी फैल गई और उसे खराब कर दिया। जितना ज्यादा बदला गया, निक को उतना ही ज्यादा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसका सार आपस में टकराने और बदलने लगा और सिकुड़ने लगा। इस बदलाव के साथ एक भयानक भूख आई, जिसने निक का ध्यान अपने दायरे में उन आत्माओं पर लगाया जिन्हें वह बचा रहा था। निक ने अपने मन की आवाज पर काम किया और कच्ची आत्माओं को सीधे खाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी भूख कम हो गई और उसका दिमाग साफ हो गया। खोखली आदतें कोई मजाक नहीं है। उसने डर के मारे सोचा कि उसने बाहर रहते हुए क्या किया। यह एक हिंसक और क्रूर काम था जिससे उसे ऐसा करने के लिए लगभग दोषी महसूस हुआ। जैसे ही उसके सार का बदलाव पूरा हुआ, भूख अचानक गायब हो गई और उसके तुरंत बाद दायरे का आकार हैरानी की बात है कि दोगुना हो गया। निक को यह अजीब लगा, क्योंकि उसे नहीं लगा कि उसकी शक्ति में इतना सुधार हुआ है, और उसके माना का उसके डोमेन की एनर्जी में बदलाव अभी भी जारी था। हालांकि अब यह बदलाव खोखली एनर्जी में भी था। उसका एसेंस ज्यादा गाढ़ा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि इससे पहले से कोई फर्क पड़ा हो। हालांकि इस बदलाव की वजह से उसकी डेड्रिक बॉडी एनर्जी में टूट गई थी, इसलिए निक को इसे फिर से बनाना पड़ा। लेकिन तभी उसे एक फर्क महसूस हुआ। नई बॉडी लगभग पहले जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसमें कुछ फर्क थे। पहला ये कि वह बड़ी और ज्यादा मस्कुलर थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल बॉडी में तेजी से ग्रोथ हुई हो और साथ ही उसमें मसल्स भी बढ़ गई हों। दूसरा बदलाव यह था कि शरीर में अब एक पूंछ थी जो थोड़ी बहुत सांप और पक्षी के मिक्स जैसी थी, क्योंकि यह लंबी और पतली थी, लेकिन इसकी पूरी लंबाई में छोटे पंख थे और सिरे पर बड़े पंखों का एक पंखा था। हालांकि तीसरा बदलाव एक सफेद हड्डी जैसे मास्क के रूप में था, जो मुंह और चेहरे के जबड़े को ढक रहा था, जिसमें नुकीले शिकारी दांतों की लाइनें साफ दिख रही थी। एएन हैरिबेल के बारे में सोचें। आखिरी बदलाव वह था जिसमें निक को सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि शरीर में चमकते एनर्जी चैनल थे जो उसके पूरे रूप में घूम रहे थे, जिससे पूरी चीज एक डरावनी वाइब दे रही थी। क्राफ्टिंग स्टाइल से मिली जानकारी की वजह से निक बता सकता था कि कौन से हिस्से चीजों के खोखले हिस्से से आए हैं, लेकिन ये एनर्जी चैनल उसकी पिछली किसी भी रेस के किसी भी हिस्से से जुड़े नहीं थे, इसलिए उसने मान लिया कि यह उसकी नई रेस का हिस्सा है। इस नए शरीर को कंट्रोल करना निक के लिए भी एक दिलचस्प बात थी, क्योंकि ऐसा करते समय उसे लगभग बिना किसी रोक टोक के महसूस होता था। शरीर के साथ एक नई जन्मजात क्षमता भी आई थी, जिससे वह थोड़ा परेशान, आत्मा खाने वाला और मैनिपुलेट करने वाला बन गया था। निक अब इस शरीर में रहते हुए अपने नंगे हाथों से एक कच्ची आत्मा को पकड़ सकता था और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसे खा भी सकता था,
ठीक वैसे ही जैसे एक खोखली आत्मा करती है। यह उसकी पाताल लोक की पकड़ जैसा ही था, लेकिन इससे वह उस आत्मा को बदल नहीं पाता था जिसे वह पकड़े हुए था, ताकि आर्टिफैक्ट का अपना इस्तेमाल हो सके। इस नए शरीर से जादू करना न केवल बहुत आसान था, बल्कि ऐसा भी लगता था कि इससे उसका असर थोड़ा बढ़ जाता है। शरीर में एक ऐसी खासियत थी जिसके बारे में निक जानता था कि उससे निपटना भी मुश्किल होगा, क्योंकि यह बहुत कम समय में अपने आप फिर से बन सकता था। निक सच में हैरान था कि उसकी रेस अपग्रेड होने से कितना कम बदलाव आया। अपने डेड्रिक बॉडी में थोड़े कॉस्मेटिक बदलाव के अलावा साथ ही कुछ नई एबिलिटीज जो वह टेक्निकली पहले से किसी तरह से कर सकता था, असल में कुछ भी अलग नहीं था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हॉलोज और डेड्रा शुरू में बहुत मिलते जुलते थे, इसलिए मुझे लगता है कि एक छोटे से बदलाव की उम्मीद थी। उसने सोचा और फिर अपना ध्यान खुद नए स्टाइल में मास्टर करने पर लगाया। इस मामले में हेफेस्ट के पास बढ़त थी, लेकिन निक जानता था कि उसे फायदा है क्योंकि उसके पास अपने सिस्टम के बारे में बहुत सारे टिप्स और हिंट्स थे, ये जानते हुए कि उसके पास नहीं थे। जिस आदमी ने ये स्टाइल बनाया था वह बहुत ज्यादा जानकार था और उसने निक को विरासत में ये बहुत सारा ज्ञान दिया था, जबकि इसका लगभग सारा हिस्सा क्राफ्टिंग प्रोसेस पर लागू किया जा सकता था। बहुत कुछ टॉपिक से हटकर लग रहा था, इसलिए निक हेफेस्ट को दिखाए बिना उसे ठीक से समझा नहीं सका। उदाहरण के लिए कि कोई फोर्जिंग प्रोसेस के दौरान खुद का एक हिस्सा जोड़कर एक ज्यादा शक्तिशाली पर्सनल ज़नपाकुटो बना सकता है, जबकि असाउची दोनों तरह से एक जैसा था। इस तरह चलाने वाले और हथियार के बीच का रिश्ता ज्यादा मजबूत और गहरा था। असाउची की बात करें तो निक ये भी जानता था कि बिना मालिकों के भी ज़नपाकुटो आत्माओं को पूरी तरह से प्रकट करना संभव है, जब तक उन्हें रहने के लिए जरूरी एनर्जी दी जाए। मजे की बात यह है कि इस स्टाइल में इस बारे में एक साइड नोट भी था, जहां इसे बनाने वाले आदमी ने शेखी बघारी थी कि वह ज़नपाकुटो की सेकेंडरी रिलीज स्टेट, जिसे बैंकाई कहा जाता है, को सीखने वाला सबसे करीबी व्यक्ति था। इससे बहुत पहले कि पहला व्यक्ति असल में उस पॉइंट पर पहुंचे। यह अजीब इसलिए था क्योंकि इसके बावजूद स्टाइल के बनाने वाले ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि असल में ऐसा होने से पहले दूसरी रिलीज संभव है। निक उसे दोष नहीं दे सकता था क्योंकि ज़नपाकुटो को बनाने और छापने की प्रक्रिया के बारे में उसे जो पता था, उससे हथियार का नाम जानने से उसे उसका असली रूप मिला, जो लॉजिकली उसका आखिरी रूप ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। बनाने वाले ने खुद इस पर एक कमेंट भी किया था जिसमें कहा था कि ज़नपाकुटो को बनाने के हजारों साल बाद भी वह इसके हर पहलू को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, क्योंकि कभी कभी किसी को कोई नई डिटेल मिल जाती थी जो पहले पता नहीं थी। एक अच्छा उदाहरण इंट्रोस्पेक्शन का मामला होगा, जिसमें एक सोल रीपर अपने हथियार की आत्मा के साथ इतना जुड़ जाता है कि दोनों चीजें एक हो जाती हैं। नतीजा ये होता है कि अगर सही तरीके से किया जाए तो पावर कई गुना से ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्टाइल के बनाने वाले ने ये भी बताया कि इन खोजों में एक ट्रेन था, क्योंकि जो इन्हें ढूंढता था उसकी पावर हमेशा बहुत बढ़ जाती थी। उन्होंने ये भी बताया कि बैंकाई के अलावा वह अपने बनाए हर ज़नपाकुटो से लगाव के कारण इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाए थे। वह एक कारीगर के तौर पर अपना सब कुछ किसी एक हथियार पर नहीं लगा सकते थे, ये बात निक पर्सनली समझते थे। ज्यादातर कारीगरों के लिए उनकी बनाई चीजें लगभग उनके बच्चों जैसी थीं, क्योंकि वे सब प्यार और उम्मीद से बनाई गई थी। बेशक कुछ ऐसे कारीगर भी थे जो बिना भावना के थे और अपनी कारीगरी में सिर्फ प्योर स्किल और लॉजिक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप हमेशा ये देख सकते थे कि प्रोडक्ट्स में वह खास चीज नहीं थी जो आप जो कर रहे हैं उसकी परवाह करने से आती है। हालांकि उन कारीगरों के कला के शिखर तक कभी न पहुंचने का एक कारण था क्योंकि उनमें पहले से समझी गई चीजों से आगे जाने का जुनून नहीं था, और इस तरह वे कभी उन अजूबों को नहीं ढूंढ पाए जो अनजान में छिपे थे। निक ने अगले कुछ महीने हेफेस्ट के साथ काम करते हुए बिताए, जब वह शहर चलाने या डम्बलडोर की किसी चीज में मदद करने में बिजी नहीं था। देवी ज्यादातर समय उसके साथ खुलेआम फ्लर्ट कर रही थी और उसे चिढ़ाने के लिए कभी कभी काफी खुले कपड़े भी पहनती थी। एक अच्छा उदाहरण तब था जब उसने एक दिन लाल बिकिनी पहनी थी जिससे जरूरी हिस्से तो ढके हुए थे लेकिन बाकी सब कुछ दिख रहा था। निक उस दिन ज्यादा काम नहीं कर पाया क्योंकि वह पूरे समय काफी भटका हुआ था। हालांकि इस दौरान ज़्यूस के लौटने से कुछ चीजें बदल गई थी। पहली बात तो यह थी कि भगवान ने धरती का 1/3 हिस्सा अपने लिए काट लिया था और वहां के लोगों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया था। ये बहुत बुरा था क्योंकि बहुत से लोगों को तुरंत ही विरोध करने पर मार दिया गया था, क्योंकि आज के जमाने के कई लोगों में गुलामी करना कोई खासियत नहीं थी। अब वे दुनिया के उस हिस्से को नया ओलंपस साम्राज्य कहते थे और उससे बहुत दूर रहते थे। ज़्यूस ने भी शायद खोए हुए समय की भरपाई करने की कोशिश की थी और कई औरतों को चाहे या न चाहें
अपने हरम का हिस्सा बना लिया था और उनकी कई प्रेगनेंसी की खबर निक और हेफेस्ट तक पहुंच गई थी। ज़्यूस एक कठोर मालिक था और उसने अपने साम्राज्य के लोगों को गुलाम बनाकर अपने लिए एक बड़ा महल और बाकी दुनिया को जीतने के लिए एक सेना बनाई थी। लेकिन बाद में सब इस बात पर सहमत हो गए कि इसकी इजाजत नहीं है और निक ने डम्बलडोर और फ्लेमेल के साथ मिलकर रेगुलर इंटरवल पर मिलिट्री सप्लाई को नष्ट करने के लिए तोड़फोड़ करने वाले भेजे। ज़्यूस इससे रोकने में लाचार था, क्योंकि अगर वह इन लोगों को मार भी देता तो भी उन्होंने ये जानते हुए इस काम के लिए साइन किया था कि यह एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए और लोग बस उनकी जगह ले लेंगे। और भी अजीब बात यह है कि जब भी ज़्यूस ने उन तीनों को मारने के लिए लोगों को भेजने की कोशिश की, क्योंकि वे हेफेस्ट के इलाके में थे और इस तरह उसकी पहुंच से बाहर थे, तो उसके भेजे हुए लोगों ने लगभग तुरंत भगवान से मुंह मोड़ लिया। वे ये क्यों नहीं सोचते कि वह अपने नीचे वालों के साथ कैसा बर्ताव करता था। उन कुछ वजहों के बिना जो पहले उसकी बेरहमी को रोकती थी, ज़्यूस पूरी तरह से जालिम बन गया और उसके इलाके का लगभग हर इंसान उससे नफरत करने लगा। हालांकि भगवान का सामना करने लायक किसी के बिना बगावत करना भी नामुमकिन था। ये दुनिया की उस तिहाई आबादी के लिए एक बुरे सपने जैसी हालत थी। लेकिन एक अच्छे बदलाव में आखिरकार किसी ने उन लोगों से अपनी शिकायत छुड़ा ली थी जिन्हें खाली ज़नपाकुटोस दिए गए थे। छोड़ा गया हथियार एक शील्ड थी। दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम रोटेकी कागामी या ड्यूड्रॉप मिरर था। हथियार की क्षमता एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का मिक्सचर थी। यह इस तरह काम करता था कि शील्ड के शीशे जैसे हिस्से को छूने वाली कोई भी चीज अंदर धंस जाती थी और बिना किसी मोमेंटम लॉस के वापस बाहर निकल जाती थी। एक तरह से यह आप इसे वापस ले सकते हैं का प्रतीक था। निक को खुद यह मजेदार लगा कि पहला छोड़ा गया हथियार डिफेंसिव था, लेकिन उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हथियार की मालिक एक सरप्राइज थी, क्योंकि वह जहर रखने वाली शिकारी मैरी अनेस्ट थी। उसे खुद इस नए हथियार से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसके शब्दों में अगर उसका सामना उससे ज्यादा ताकतवर दुश्मन से होता तो यह असल में उसे जिंदा रहने में मदद करता। उसके अनुभव और उससे इकट्ठा किए गए डेटा की वजह से निक और हेफेस्ट ज़ानपाकुटो बनाने के प्रोसेस को एडजस्ट कर पाए ताकि वह मुगलों के साथ ज्यादा कंपैटिबल हो सके। ज़ानपाकुटो वाले किसी भी जादूगर को अभी तक शिकायत नहीं मिला था, इसलिए वे अभी भी उस मामले में थोड़े अटके हुए थे। ये याद रखना होगा कि ये चीजें असल में सिर्फ रूहानी लोगों के लिए बनाई गई थीं, इसलिए जादूगरों और मुगलों जैसे खून पसीने वाले लोगों के लिए उन्हें एडजस्ट करने के लिए काफी डेटा की जरूरत थी। शुक्र है कि इस स्टाइल को बनाने वाला जीनियस था और उसने चीजों को लगभग सबको शामिल करने वाला बना दिया था। बस शर्त ये थी कि किसी में आत्मा हो। एक और बदलाव था जो अचानक कहीं से आया और निक जश्न मना रहा था। सेलिब्रिम्बर को सिस्टम ने निक के दिमाग से जाने दिया था, क्योंकि अब निक को उसके असर से बाहर माना जाता था। लेकिन दिक्कत ये थी कि एल्फ लॉर्ड को अभी भी किसी न किसी तरह निक से बंधा रहना था, इसलिए निक ने सबसे अच्छा ऑप्शन चुना। उसने सेलिब्रिम्बोर की आत्मा को अपने दायरे के पानी में भेज दिया ताकि वह ड्रेमोरा के रूप में दोबारा जन्म ले सके। पानी से पैदा हुए सभी डेड्रा उस दायरे से बंधे थे जो निक का हिस्सा था, इसलिए टेक्निकली यह इजाजत थी। इतने लंबे समय के बाद मांस होना अजीब है, एल्फ लॉर्ड ने अजीब नजर से कहा और दायरे में अपनी मसल्स दिखाई। जीवितों की दुनिया में आपका स्वागत है। यह कोई मिडिल अर्थ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ठीक से ढल जाएंगे। निक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है, हाँ, लेकिन मुझे हैरानी है कि क्या मैं अब भी एल्फ हूं या कुछ और। सेलिब्रिम्बोर ने हैरानी से पूछा, तुम अभी भी एल्फ हो, लेकिन माया से जुड़े होने के बजाय तुम असल में डेड्रिक हो। यह असल में वही आइडिया है, बस थोड़ा सा फर्क है कि मरने पर तुम बस यही पानी में दोबारा जन्म लोगे, न कि मौत के बाद के जीवन में जाओगे। निक ने ईमानदारी से कहा, मैं समझ गया। हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद के लिए कूद पड़ूंगा, इसकी मैं कसम खाता हूँ। एल्फ ने गंभीरता से कहा, मैं सच में आपकी भावना की कद्र करता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए एक और रिस्क नहीं लूंगा। निक ने सीरियसली कहा और सेलिब्रिम्बोर ने सिर हिलाया। शायद हाँ, लेकिन कस्में पवित्र चीजें होती हैं और तुम्हें एक भी कसम न देना मेरे मन को अच्छा नहीं लगेगा। तुमने मुझे जो गिफ्ट दिया है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, उसने जिद करते हुए कहा। निक ने आह भरी, लेकिन उसे मान लिया क्योंकि वह जानता था कि जिद्दी एल्फ से बहस करने से बेहतर है। बूढ़े एल्फ ने उसके बाद बिना समय बर्बाद किए क्राफ्टिंग रूम इस्तेमाल करने के लिए कहा, क्योंकि वह इतने समय से निक को चीजें बनाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया था। ये देखना काफी मजेदार था कि हेफेस्ट और सेलिब्रिम्बोर के बीच बातचीत कैसी रही, क्योंकि देवी एल्फ लॉर्ड को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे उन्होंने पहले कभी देखा हो।
जैसे निक जो कई रेस का एक अजीब मेल था, सेलिब्रिम्बोर पूरी तरह से एल्फ था और बहुत पुराना भी। आखिरी बात ने उन्हें सच में परेशान कर दिया क्योंकि उन्हें ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कोई रेस जन्मजात अमर हो सकती है। हालांकि सेलिब्रिम्बोर ने उनके साथ सब्र रखा और सिस्टम का जिक्र किए बिना स्थिति समझाने की पूरी कोशिश की। इसके अलावा एल्फ लॉर्ड दुनिया में काफी आसानी से घुल मिल गया, जैसा कि उसने काफी समय से निक के मन में देखा था। अगले कुछ दिनों में एल्फ को न सिर्फ शहर में अपना लिया गया, बल्कि उसे काफी इज्जत भी मिलने लगी क्योंकि उसने शिकारियों को अचानक लड़ाई में कुछ ट्रेनिंग दी थी। ये याद रखना जरूरी है कि सेलिब्रिम्बोर एक बहुत अनुभवी योद्धा था, जिसने लड़ाई में अपनी स्किल को निखारने में दशकों से लेकर सदियों तक समय बिताया था। इसी वजह से वह शहर के हर शिकारी को काबू में कर पाया और इस दौरान उसने उन्हें सिखाया भी। लेकिन सबसे दिलचस्प लड़ाई सीरियस और सेलिब्रिम्बोर के बीच थी क्योंकि दुनिया के खराब होने के बाद सीरियस ने खुद को जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश की थी। इसका मतलब था कि वह रेगुलर तौर पर शिकारियों से फिजिकली लड़ता था और अपने मैजिक और इस समय मजबूत फिजिकल बॉडी दोनों से जानवरों से लड़ता था। सेलिब्रिम्बोर ने अभी मैजिक सीखना शुरू नहीं किया था, लेकिन ये जल्द ही प्लान किया गया था क्योंकि उसमें इसे इस्तेमाल करने की काबिलियत थी क्योंकि वह उस समय टियर 3 के पीक पर था। सीरियस कोई आसान फाइटर नहीं था, वह दिल से एक चालबाज था और इसलिए अपने स्पार के दौरान रेगुलर तौर पर चालें और ध्यान भटकाने वाली चीजें करता था। सेलिब्रिम्बोर को भी मानना पड़ा कि सीरियस के भेजे अनजान स्पेल और अटैक से हारने से बचने के लिए उसे इसे थोड़ा सीरियसली लेने की जरूरत थी। ब्लैक पैट्रियार्क बेशक हार गया, लेकिन उसने सेलिब्रिम्बोर को कड़ी टक्कर दी, जो एल्फ लॉर्ड्स का सम्मान पाने के लिए काफी था। लेकिन जब क्राफ्टिंग की बात आई तो सेलिब्रिम्बोर एक स्पंज की तरह था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपने लंबे समय के इनएक्टिवेशन से जंग को झाड़ा, बल्कि निक ने जो कुछ भी सीखा था और इतने सालों में अपने स्टाइल में जो कुछ भी जोड़ा था, उसे सीखा और उसमें मास्टरी हासिल की। लेकिन बूढ़े एल्फ को निमया स्टाइल से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि यह जादुई प्राणियों के लिए वरदान नहीं बल्कि एक तरह का सहारा है। ऐसा नहीं है कि वह स्टाइल के कॉन्सेप्ट की तारीफ नहीं कर सकता था, लेकिन ज़नपाकुटो जो कुछ भी कर सकता है, वह जादू से पहले ही किया जा सकता है, अगर कोई कोशिश करे। मुगलों के लिए यह आगे बढ़ने का एक तरीका था जिससे वह ठीक था, लेकिन जादुई प्राणियों के लिए यह एक सहारा से ज्यादा कुछ नहीं था जो मददगार होने के बजाय ज्यादा नुकसानदायक होता, जब तक कि आप बिना टैलेंट वाले या आलसी इंसान न हों। लेकिन ट्वाइलाइट स्टाइल सेलिब्रिम्बोर का नया पसंदीदा था। हालांकि एक एल्फ होने के नाते वह उस डोमेन के करीब था और इसलिए निक की मदद से उसने तेजी से स्टाइल सीखा और उसमें महारत हासिल की। वह इसे और अपने स्टाइल को मिलाकर और भी ज्यादा पावरफुल चीजें बनाने की भी उम्मीद करता था। हेफेस्ट या निक में से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने खुद ऐसा करने के बारे में सोचा था, लेकिन पॉसिबल पेआउट के मुकाबले ये बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम था। एल्फ को ये बात जरूर पता थी, लेकिन ये बात कि उसके स्टाइल की एक पक्की लिमिट टियर 5 थी, उसे परेशान कर रही थी, इसलिए वह उस लिमिट को बढ़ाने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े, वह देने को तैयार था। दोनों स्टाइल को मिलाने से ये सच में हो जाता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टियर 5 के पीक तक ही, क्योंकि लाइट मटेरियल से स्टाइल को जो फायदे मिल सकते थे, वे मल्टीप्लिकेटिव के बजाय एडिटिव थे। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक लंबा और मुश्किल रास्ता था जिसे एल्फ लॉर्ड ने चुना था, लेकिन इसके आखिर में शायद वह एक भगवान के लेवल पर पहुंच जाता। निक को अगले कुछ महीनों में सेलिब्रिम्बोर को मैजिक सिखाने में बहुत मजा आया क्योंकि एल्फ लॉर्ड को बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करना था। एल्फ लॉर्ड ने जो छड़ी चुनी थी, वह भी दिलचस्प थी क्योंकि वह 10 इंच की एल्डरवुड छड़ी थी जिसका कोर नाज़गुल के गिरे हुए पंखों में से एक था। इसके बावजूद सेलिब्रिम्बोर को निक के मैजिक के लेसन से नफरत होने लगी क्योंकि उसे एल्फ लॉर्ड की गलतियों को सख्ती से बताने में बहुत मजा आता था। निक सीखने में एकदम शैतान था क्योंकि वह बेसिक चीजों में परफेक्शन से कम कुछ भी नहीं मानता था, फिर सेलिब्रिम्बोर को ज्यादा एडवांस्ड सब्जेक्ट्स पर जाने देता था। निक सिर्फ हॉगवर्ट्स वाली चीजें नहीं सिखा रहा था, बल्कि मैजिक की बेसिक बातें भी सिखा रहा था, जैसा वह जानता था, इसलिए ये कहीं ज्यादा गहरी और पूरी थी। इसका मतलब था कि बहुत तेजी से सीखने के बावजूद सेलिब्रिम्बर मैजिकल स्किल के मामले में टेक्निकली हॉगवर्ट्स के पहले साल में ही था। अगर उसने सिर्फ वही चीजें सीखी होती जो स्कूल में सिखाई जाती थी, तो शायद वह पहले ही 5वें साल के करीब पहुंच चुका होता, लेकिन निक ये पक्का कर रहा था कि आगे बढ़ने से पहले बेसिक बातें सेट हो जाएं। इस तरह से सिखाने के अपने फायदे और नुकसान थे, लेकिन एल्फ लॉर्ड ने थोड़ी ही शिकायत की क्योंकि वह जानता था कि लंबे समय में ये कामयाब होगा। इसके अलावा दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि ज़्यूस भारी विरोध के साथ अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था।
बाकी दुनिया भी स्थिर होने लगी थी क्योंकि लोग और जादुई जानवर एक खतरनाक बैलेंस पर पहुंच गए थे। हेस्टिया ने जिस अमेरिका पर कब्जा किया था वह बड़े शहरों की एक सीरीज में सिमट गया था जो बच गए, लेकिन ज्यादातर लोगों की राय में काफी भीड़भाड़ वाले थे। देवी ने खुद ही यह साफ कर दिया था कि अगर किसी को चीजें पसंद नहीं है तो वे जाने के लिए आजाद हैं। कुछ जादूगरों या बहादुर मुगलों ने ऐसा किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे सफल हुए या नहीं, क्योंकि उसके बाद किसी ने उनके बारे में नहीं सुना। निक और हेस्टिया की आपस में नहीं बनती थी, क्योंकि जैसे ही वे मिले दोनों को एक दूसरे से नफरत होने लगी। ये समझना मुश्किल नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि निक अपने स्वभाव से एक अस्त व्यस्त ताकत था और हेस्टिया के इलाके पूरी तरह से व्यवस्थित थे। पर्सनैलिटी के हिसाब से वे ठीक थे, भले ही उनकी राय थोड़ी अलग अलग हो, लेकिन दोनों में एक दूसरे से दूर रहने की एक मौन सहमति थी। नेचर का टकराना कोई मजाक की बात नहीं थी, क्योंकि इसका मतलब था कि वे दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव महसूस करते थे, और इसका कोई और कारण नहीं था, बस वे सिर्फ मौजूद थे। हेफेस्ट ने माना कि साथ रहना मुमकिन है, लेकिन फ्रेंडली होना पूरी तरह से मुमकिन नहीं था। निक खुद बहुत सारे रिंग्स बना रहा था जब वह टियर 5 से टियर 6 फिनिश तक अपनी प्रोग्रेस का इंतजार कर रहा था, ताकि वह फिर से पॉइंट्स जमा कर सके। एवरेज तौर पर उसकी रिंग्स से उसे हर रिंग से 100 से 1000 पॉइंट्स मिलते थे, इसलिए वह अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था क्योंकि उसने पहले ही 5 लाख पॉइंट्स जमा कर लिए थे। भले ही वह सिस्टम से लगातार नई नॉलेज खरीदने और अपनी सोल रीपर एनर्जी के स्टोर को फिर से भरने में पॉइंट्स खो रहा था। जैसा कि पता चला, एनर्जी उतनी महंगी नहीं थी जितने गहने उसमें लगे थे। निक ने खोखली एनर्जी को खुद से अलग करके स्टोर कर लिया था, क्योंकि अब वह इसे पैसिवली बनाता था। कोई सोचेगा कि एक सोची बनाने के लिए इन दोनों तरह की एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ये गलत था। असल में बहुत कम मात्रा में लगी, लेकिन ट्रिक ये थी कि दोनों तरह की एनर्जी को बहुत ध्यान से मिलाकर आकार देना था, नहीं तो आखिरी नतीजा फेल हो जाता। मजेदार बात यह है कि निक ने इस स्टाइल के बारे में कुछ ऐसा कमाल का पता लगाया जो इसे बनाने वाले को भी नहीं पता था। ज़ानपाकुटो के शुरुआती आकार ने इसे छापने से पहले असल में एक अलग नतीजा दिया था। इस स्टाइल को बनाने वाले ने सिर्फ खाली ज़ानपाकुटो बनाए थे जो हथियार के आकार के थे, इसलिए ज्यादातर समय छापे हुए ज़ानपाकुटो कुछ हद तक लड़ाई के लिए भी सही थे। हालांकि रिंग के आकार के खाली ज़ानपाकुटो बनाकर निक ने पाया कि उनके लिए शिकाई न सिर्फ लड़ाई से जुड़ा नहीं था, बल्कि वे सिर्फ अपने ज़ानपाकुटो से भी क्राफ्ट बना सकते थे। इस तरह के शिकाई को सपोर्ट टाइप कहा जाता था, क्योंकि वे लड़ाई के लिए नहीं थे, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए थे जो लड़ाई में जाते थे। हीलिंग, क्राफ्टिंग, क्रिएटिव और बफिंग ज़ानपाकुटो उन लोगों में बहुत आम थे जिन्हें रिंग ब्लैंक से शिकाई मिलती थी। जो क्रिएटिव टाइप मेटल या पौधे जैसे रिसोर्स बना सकते थे, उन्हें शहर में खजाने की कैटेगरी में रखा जाता था, क्योंकि चलाने वालों की थोड़ी मेहनत के बदले लोगों को सप्लाई मिल जाती थी, इसलिए उन चीजों की कीमत बहुत कम हो गई थी। एक अच्छा उदाहरण एक शिकाई है जिसके मालिक एक पोशन बनाने वाले हैं जो स्लाइम बना और कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्लाइम से ज़ानपाकुटो इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति एक ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब कर सकता है और उस इंग्रेडिएंट की प्रॉपर्टी को स्लाइम में मिला सकता है, बिना इस बात में कोई बदलाव किए कि ओरिजिनल इंग्रेडिएंट से बना पोशन कैसे काम करेगा। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह व्यक्ति सैंपल एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बदल सकता था, इसलिए वह चलता फिरता पोशन इंग्रेडिएंट सोने की खान था। स्नैप ने उस ज़ानपाकुटो वाले व्यक्ति को अपने लिए काम करने के लिए कम से कम 100 मैसेज भेजे थे। ऐसा नहीं है कि उसे दोषी ठहराया जा सकता है, ये देखते हुए कि नॉर्मल चीजों के बजाय स्लाइम को शामिल करने के लिए रेसिपी में थोड़ा बदलाव करने के अलावा आखिरी नतीजा नॉर्मल जैसा ही था। स्नैप जैसे पोषण बनाने वाले के लिए ये काबिलियत सपनों जैसी थी, क्योंकि इसका मतलब था बिना किसी कीमत के लगभग अनगिनत चीजें मिलना। लेकिन जिस आदमी के पास ये काबिलियत थी, वह जानता था कि निक्स का शहर छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि ये दुनिया में आगे बढ़ने और तरक्की करने में सबसे आगे था, इसलिए वहां से जाना बिल्कुल बेवकूफी होगी। अरे, निक ने जो ज़ानपाकुटो लाए थे, उन्होंने लगभग रातों रात पूरे शहर में क्रांति ला दी थी। जब शिकाई वाले ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगे, खाना, पौधों को उगाने वाले ज़ानपाकुटो, पानी, बारिश, नदी, बर्फ या बादल बनाने वाले ज़ानपाकुटो के आने से एक बढ़ते हुए देश को जो कुछ भी चाहिए हो सकता है, वह सस्ते में मिल रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इन चीजों की वजह से जो मुगलों के लिए बिना किसी दिक्कत के काम करती थी, दोनों तरफ के बीच की दूरियां कम होने लगी थी, क्योंकि मुगल धीरे धीरे खुद के पास जादू न होने की जलन से उबर रहे थे। हालांकि ये सब अच्छा समय नहीं था, जैसा कि हर मामले में होता है जब किसी को इतनी ज्यादा पावर दी जाती है कि उसे पता ही नहीं होता कि उसका क्या करना है,
तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता था। ये लोग घमंडी और बदतमीज हो गए थे और सोचते थे कि वे दुनिया के सेंटर हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ज़नपाकुटो को ताकतवर या बहुत कीमती माना जाता था। इसका एक अच्छा उदाहरण एक मुगल था जिसे एक ताकतवर बिजली वाला हथियार ज़नपाकुटो मिला और उसने दूसरों को धमकाना शुरू कर दिया क्योंकि उनके हथियार उसके अपने हथियार से कमजोर थे। निक खुद इस मामले में आया और अपने हाथ के एक इशारे से हथियार की आत्मा को फाड़कर उसे एक बेकार धातु के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। जैसे कि यह पहले से ही काफी बुरा नहीं था, हथियार वाली आत्मा ने खुद निक को ऐसा करने के लिए धन्यवाद दिया क्योंकि उसे इस बात से नफरत हो गई थी कि ताकत का स्वाद चखने के बाद मगल कैसे बदल गया। फिर निक ने उस आत्मा को एक खास हालत में रखा जिससे वह मगल की स्पिरिचुअल एनर्जी पर निर्भर हुए बिना जिंदा रह सके। वह हथियार चलाने वाले के बिना बढ़ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वह ठीक ठाक अपने दिन जी सकती थी। उसके बाद मगल को कर्म का स्वाद चखने को मिला क्योंकि उसके पिछले शिकार उस अब बेबस आदमी का बदला लेने के लिए मजाक उड़ाने आए जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। हिकारी नो हाना या लाइट ब्लॉसम नाम की वेपन सोल एक दयालु इंसान थी जो मिड टाउन में फ्लोरियन फोर्टेस्क्यू के आइसक्रीम पार्लर में सेवा का काम करती थी। मगल रोया, मिन्नतें की, धमकाया और वेपन सोल को अपने पास वापस लाने के लिए धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा और उसे भगा दिया गया। ऐसे साफ उदाहरण के सामने आने पर कुछ ही लोग घमंड और बेरहमी के लालच में आए। बेशक और भी लोग थे, लेकिन उन्हें भी कड़ी सजा मिली। सबसे बुरे को तो उनकी वेपन स्पिरिट ने मार डाला, जबकि उसे आजाद कर दिया गया था, जबकि इसका मतलब था कि उसकी लगभग मौत पक्की थी। बदकिस्मती से ज़ानपाकुटो आत्माएं अपने मालिकों से बंधी होती है, इसलिए मरने पर ज़ानपाकुटो भी सड़ने लगता है और अपने मालिक की तरह ही मर जाता है। इस प्रोसेस को कई तरीकों से धीमा किया जा सकता है, लेकिन रोका कभी नहीं जा सकता। कोई नहीं जानता कि यह कैसे होता है, लेकिन उस आत्मा के अपने मालिक को मारने के बाद निक उसे ले गया और जब वह वापस आई तो वह ज़ानपाकुटो आत्मा नहीं रही, बल्कि एक असली जिंदा इंसान बन गई थी। निक और उसके करीबी लोग जानते थे कि क्या हुआ था, क्योंकि उसने उस आत्मा को हमेशा के लिए उस दायरे से बंधी एक डेड्रा के रूप में दोबारा जन्म लेने का ऑप्शन दिया था। हेलेना जैसे भूतों के लिए भी यह हमेशा एक ऑप्शन था, लेकिन निक ने उन्हें ये कभी हल्के में नहीं दिया था क्योंकि इसका मतलब था कि वे कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाएंगे। उसके दायरे में बंधे होने का मतलब था कि वे उससे बच नहीं सकते थे और हमेशा के लिए किसी भी समय उसकी मर्जी के अधीन थे। कई मायनों में इसे मौत या हेलेना जैसा भूत बनने से भी बदतर किस्मत माना जा सकता है। इसी वजह से जब उसने उसे यह ऑफर दिया था, तब भी उसने इसे स्वीकार नहीं किया था। निक ने इसे आखिरी उपाय जैसा माना, जैसे ज़नपाकुटो स्पिरिट या सेलेब्रिम्बोर के मामले में, जहां ये सचमुच उनके जीने का एकमात्र ऑप्शन था। लेकिन निक को एक दिलचस्प बात पता चली कि डेड्रा बनने से ज़नपाकुटो स्पिरिट की अपनी एबिलिटीज खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसा लगता है कि वे उसके लिए ब्लड लाइन एबिलिटीज में बदल जाती हैं। जहां तक निक की बात है, ये काफी दिलचस्प था क्योंकि ये एबिलिटीज असल में उनके शरीर का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उनकी आत्मा से थी, इसलिए मेटाफिजिकल से फिजिकल में बदलाव बहुत बड़ा था। हालांकि निक खुद टियर 5 से 7 तक ब्लड लाइन एबिलिटी से आगे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह कोई कम जरूरी खोज थी। जितना वो समझ पाए, ज्यादातर ब्लड लाइन एबिलिटीज दिव्यता की ओर जाने वाले बेहतर रास्तों की कमी के कारण थी। इसका कारण यह था कि अगर कोई अपनी तरक्की अपनी एबिलिटीज के आसपास फोकस करता है, तो उन्हीं एबिलिटीज से जुड़े डोमेन उन लोगों की तुलना में बहुत तेजी से समझे जाते हैं जिनके पास आगे बढ़ने के लिए ये दिशा नहीं थी। आसान शब्दों में कहें तो ब्लड लाइन एबिलिटीज ने दिव्यता तक पहुंचना आसान बना दिया। हालांकि यह सच था कि ब्लड लाइन एबिलिटीज उन लोगों को तुरंत ज्यादा फायदे देती थी जिनके पास वे होती थी, लेकिन यह भी बहुत सच था कि टियर 4 पर पहुंचने के बाद ये फायदे उतने काम के नहीं रहते थे क्योंकि कोई भी जादूगर या चुड़ैल जो उस रास्ते पर इतनी दूर तक पहुंच जाता था, उसके पास उतने ही पावरफुल स्पेल होते थे। यहाँ तक कि निक की अपनी ब्लड लाइन एबिलिटीज भी इस समय जादू के पावरफुल इस्तेमाल थे, सिवाय उसके एवियन डोमिनियन और सभी को समझने वाले के। वे हमेशा काम की थी क्योंकि शुरू में उनका पावर से कोई लेना देना नहीं था। वैसे भी ज़ानपाकुटो स्पिरिट से डेड्रा ब्लड लाइन एबिलिटी बदलने की इस खोज ने निक को ये देखने के लिए उत्सुक कर दिया था कि क्या वह इस प्रोसेस की कुछ हद तक नकल कर सकता है ताकि पहले से पैदा हुए जादूगरों में आर्टिफिशियल तरीके से नई ब्लड लाइन एबिलिटीज डाल सके। उसने मगल्स के लिए ऐसा करने के बारे में इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि अपने नए क्राफ्टिंग स्टाइल से मिले ज्ञान की वजह से एक आम आत्मा को किसी और चीज में बदलना एक धीमा और ज्यादातर मामलों में बेकार प्रोसेस था। पहले जब उसने किसी नॉन मैजिकल आत्मा में जबरदस्ती मैजिक डालने की कोशिश की थी, तो वह जीव मर गया था क्योंकि उनके शरीर में मैजिक तो पैदा हो गया था,
लेकिन उसे छोड़ने का कोई तरीका नहीं था। जैसा कि उसे अपने नए स्टाइल से मिली जानकारी के अनुसार पता चला, ऐसे ब्रूट फोर्स तरीकों से लगभग हर मामले में मौत ही होती। इसलिए निक इस उम्मीद में कि वह उस तरीके से मगल्स को मैजिकल में बदल देगा, सफलता का दांव लगाने को तैयार नहीं था। उसने ये भी कहा कि उसे बहुत उम्मीद थी कि मगल्स के बीच ज़नपाकुटो के आने से वे क्विंसी की तरह एक तरह की स्पिरिचुअल इंसानी नस्ल में बदल जाएंगे। इस तरह भले ही धरती पर जादूगरों की आबादी बहुत ज्यादा न बढ़े, मगल्स उनके साथ चलने में इतने लाचार नहीं होंगे। निक को क्यों नहीं लगा कि ज़नपाकुटो जादूगरों को गलत फायदा देगा अगर वे भी इसके इस्तेमाल से प्रभावित होते, क्योंकि जादूगर पहले से ही सिर्फ जादू सीख कर और इस्तेमाल करके अपनी आत्माओं को ताकतवर बना चुके थे। ज़नपाकुटो को इसमें जोड़ने से ग्रोथ थोड़ी तेज होने के अलावा कुछ नहीं होता। भले ही दुनिया में जादूगरों की औसत ताकत टियर 1 या 2 के बजाय टियर 3 तक बढ़ जाए, इससे यह बात नहीं बदलेगी कि सिर्फ सच में समर्पित या टैलेंटेड लोग ही टियर 4 और उससे आगे कदम रख सकते हैं। इस वजह से निक ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में बेचने के लिए कुछ खाली ज़नपाकुटो अलग रखना शुरू कर दिया। डंबलडोर और फ्लेमिल निक के इलाके के बाहर सबसे पहले उन्हें पाने वाले थे, और तब भी ये कम मात्रा में था क्योंकि उन्हें अभी भी वॉर बैंड और चोरों से निपटना था। निक के शहर में चोरी नामुमकिन थी क्योंकि हर ज़नपाकुटो का रिकॉर्ड था, और यह भी कि उसे किसने पाया। शहर में आने जाने के रास्तों पर भी सख्ती से नजर रखी जाती थी ताकि आप बस कोई चीज उठाकर न जा सके। आप उड़कर या खुदाई करके भी बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि उन दोनों रास्तों पर लगातार नजर रखी जा रही थी, इसलिए एक खास जगह से नीचे या ऊपर कोई भी बिना इजाजत घुसपैठ तुरंत पकड़ ली जाती थी। शहर में चोरी का सामान खरीदने के लिए किसी को ढूंढना मुश्किल है, साथ ही उन अजीब कानूनों के बिना जो मिनिस्ट्री के पास इतनी सारी चीजों पर बैन थे कि पहले का बहुत सारा गैर कानूनी सामान अब खुलेआम बेचा जा सकता था। इसका मतलब था कि शहर में असल में ब्लैक मार्केट या क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड की कोई जरूरत नहीं थी। निक ने इतिहास से कानूनों और नियमों के सबसे काम के हिस्से लिए थे और उन्हें लॉजिक के आधार पर बदलने के बाद अपने शहर में लागू किया था। इस वजह से उसके शहर में क्राइम लगभग नहीं के बराबर था क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। यह कोई यूटोपिया या ऐसा कोई नामुमकिन कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन यह बाकी सभी जगहों से बेहतर था और बस यही मायने रखता था। एक मजेदार ट्विस्ट में ज़्यूस ने असल में अपने एम्पायर के लिए बराबरी के लिए ज़नपाकुटो की मांग करने वाले लोगों को भेजा, जिस पर निक और हेफेस्ट खूब हंसे। यह इतनी बकवास थी कि समुद्र के पार के लोग भी इसे सूंघ सकते थे। जाहिर है ज़्यूस ज़नपाकुटो की लड़ाई की ताकत को पहचानता था और उसे अपने पास रखना चाहता था, या शायद उसे चिंता थी कि हेफेस्ट उनका इस्तेमाल करके इतनी ताकतवर सेना बना लेगा कि उसकी अपनी सेना आसानी से कुचल दी जाएगी।